एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे इंडियन इको का चैप्टर एनवायरनमेंट। अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो के अंदर हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल के अंदर। और देखो, इंडियन इको के बाकी जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है, पिन कॉमेंट के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं जितने भी नोट्स यूज कर रही हूँ, इन सबके नोट्स का पीडीएफ भी आप ले सकते हो, पिन कॉमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से कलेक्ट कर लेना। लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी, मेक श्योर आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे दो। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर का क्या नाम है? एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझो एनवायरनमेंट होता क्या है, या जो भी चीजें, जिन भी चीजों ने हमें सराउंड कर रखा है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, जिन भी चीजों ने हमें सराउंड कर रखा है, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये एयर क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। वाटर एनवायरनमेंट का पार्ट है। रिवर्स हो गई, माउंटेन्स है, लैंड है, इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, जो अदर ह्यूमन बींग्स है, जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में है, जिन भी चीजों ने हमें घेर रखा है, वो सारी की सारी चीजें क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग के अंदर, हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, लैंड है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, एयर है, दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, वो सब कुछ क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एनवायरनमेंट हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देता है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज देता है। सनलाइट क्या है? रिसोर्स है। विंड क्या है? एयर क्या है? रिसोर्स है। पानी एक रिसोर्स है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्स है। तो ये एनवायरनमेंट हमें बहुत सारे रिसोर्सेज ऑफर करता है, जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं। अगर हम हमारे इस एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे, बिल्कुल पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। हम हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते जाएंगे, कहीं पर भी कचरा फेंक दिया, रिवर्स के अंदर हम लोगों ने गंदा पानी बहा दिया, और बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा, कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगी, हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी। तो एनवायरनमेंट क्या है? हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती हैं, हमारा एनवायरनमेंट हमें जितने भी रिसोर्सेज दे रहा है, जितनी भी चीजें दे रहा है, ये सारी चीजें क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। अब देखो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन बताता है। क्या बताता है? कहता है एनवायरनमेंट के अंदर आता है वाटर, एनवायरनमेंट में आती है हमारी एयर, और एनवायरनमेंट में आता है ये लैंड। एनवायरनमेंट में क्या आता है? वाटर, एयर और लैंड, और इन सब के बीच का आपस का रिलेशन। ये जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं किसी ना किसी तरीके से। तो एयर, वाटर, लैंड का आपस का रिलेशन, और ये सारी चीजें, हमारा एयर, वाटर, लैंड, इनका ह्यूमन बींग्स के साथ में क्या रिलेशन है? हम इन सब चीजों को यूज करते हैं, तो हमारा इनके साथ में रिलेशन है। अर्थ के अदर क्रिएचर्स के साथ में क्या रिलेशन है? दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ में इनका क्या रिलेशन है? प्लांट्स के साथ में इनका क्या रिलेशन है? एनिमल्स के साथ में क्या रिलेशन है? जो भी छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी प्रॉपर्टी है, तो इन सब का आपस में क्या तालमेल है? एनवायरनमेंट का मतलब है एयर, वाटर, लैंड, इन सब के बीच का आपस का रिलेशन, और ये सारी चीजें ह्यूमन बींग्स को कैसे इफेक्ट करती है? अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है? दैट इज एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। अब देखो, अगर हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें, अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें, तो एनवायरनमेंट के दो मोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा बायोटिक कंपोनेंट और एक है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, वो सारी चीजें जिनमें जिंदगी है, जो चीजें सांस लेती है, वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। हम ह्यूमन बींग्स, हमें जिंदगी है, सांस लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट है। प्लांट्स में जिंदगी है, एनिमल्स में जिंदगी है, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जिंदगी है, ये सारी चीजें क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। वही अर्थ की वो सारी चीजें जो हमारे रिसोर्सेज तो हैं, बट वो सांस नहीं लेती, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। फॉर एग्जांपल, माउंटेन्स नॉन लिविंग थिंग्स है, ये एयर नॉन लिविंग थिंग है, वाटर नॉन लिविंग थिंग है, ये सारी चीजें क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो लिविंग क्रिएचर्स है, जो सांस लेते हैं, जो जिंदा रहते हैं, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, बायोटिक एलिमेंट्स। वही वो सारी चीजें जो नॉन लिविंग है, जो जिंदा नहीं रहती है, जो सांस नहीं लेती है, जो मरती नहीं है, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, माउंटेन्स, क्लाइमेट, मिनरल्स, और हमारा अर्थ जो हमें इतने सारे रिसोर्सेज देता है, कोल देता है, पेट्रोलियम देता है, इतने सारे मिनरल्स देता है, गोल्ड देता है, सिल्वर देता है, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, इन्हें बोला जाता है अबायोटिक कंपोनेंट। समझ में आती है यहां तक बातें? अब आगे बात आती है कि भाई अर्थ की क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब है अर्थ की
क्या इंपॉर्टेंस है, ये अर्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है, या फिर अर्थ के क्या फंक्शंस है। तो कुछ भी लिखा हुआ है एग्जाम में, चाहे सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है, चाहे इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, चाहे फंक्शंस लिखा हुआ है, आपको यही सारी चीजें लिखनी है। एनवायरमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है एनवायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बिना रिसोर्सेज के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और ये रिसोर्सेज हमें कहां से मिलते हैं, एनवायरमेंट से मिलते हैं। कुछ भी अगर प्रोडक्शन करना है तो पानी की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी। कोल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये रिसोर्सेज हमें कहां से मिलते हैं, ये रिसोर्सेज हमें एनवायरमेंट देता है। तो एनवायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज, एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज ऑफर करता है प्रोडक्शन करने के लिए। अब देखो ये जो रिसोर्सेज है इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ध्यान से समझना, एक होते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं होंगे, आप इन्हें कितना भी यूज करो ये कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप सोलर एनर्जी यूज करोगे, सूरज की रोशनी को यूज करोगे, वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप विंड एनर्जी को यूज करोगे, जो विंड ब्लो करती है उसकी एनर्जी को यूज करोगे, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, ये बार बार बनते रहते हैं, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन रिसोर्सेज को बोला जाता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज। वहीं एक होते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें बनने में सालों साल लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। अगर हम कंटिन्यूअसली इन्हें यूज करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोल, फॉर एग्जाम्पल हमारा पेट्रोलियम, ये वो रिसोर्सेज है जिन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अगर हम बिना सोचे समझे इन्हें ऐसे ही यूज करते जाएंगे। तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी दे रहा है, सोलर एनर्जी भी देता है, विंड एनर्जी भी देता है, और वो हमें नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी देता है, जैसे कोल देता है, पेट्रोल देता है, प्लस वाटर। क्या है हमारा वाटर, मतलब अगर वही है फ्रेश वाटर की तो कमी है, कंटिन्यूअसली यूज करते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो एनवायरमेंट हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देता है जिन्हें हम एज अ इनपुट यूज कर सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सेकेंड है एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। यार एनवायरमेंट है तो जिंदगी है, एनवायरमेंट नहीं है तो जिंदगी भी नहीं है। हम अर्थ पे कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, हम अर्थ पे क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एनवायरमेंट है। ये अर्थ है जो हमें सूटेबल एयर देता है, वाटर देता है, सनलाइट देता है, सॉइल देता है। ये सारी चीजें अगर हैं तो लाइफ पॉसिबल है। एनवायरमेंट लाइफ सस्टेन करता है, एनवायरमेंट है तो लाइफ पॉसिबल है, एनवायरमेंट नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन लाइफ के रहने के लिए जो भी एसेंशियल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी चीजें हमें कौन देता है, एनवायरमेंट देता है। थर्ड इज एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। हम जितना भी वेस्ट जनरेट करते हैं, सारा का सारा वेस्ट कहां जाता है, हमारा जो इतना ब्यूटीफुल एनवायरमेंट है वो सारे वेस्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। प्रोडक्शन की एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो कितना सारा स्मोक जनरेट होता है, कितना सारा गंदा पानी नदियों में बहाया जाता है, कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, इतनी सारी चीजें कहां जाती है, एनवायरमेंट इन सब चीजों को अपने अंदर समा लेता है। कंजम्पशन के प्रोसेस के अंदर हम घर में खाना बनाते हैं, कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है, डेली डस्टबिन में डालते हैं ना बाहर, ये सारा का सारा वेस्ट कहां जा रहा है, ये सारा का सारा वेस्ट एनवायरमेंट समाता है। अगर ये एनवायरमेंट ना होता तो ये वेस्ट कहां जाता, ये वेस्ट को कौन समाता, तो एनवायरमेंट क्या करता है, वेस्ट को अपने अंदर समा लेता है, इकट्ठा करता है। फोर्थ इज एनवायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। यार ये एनवायरमेंट है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है और अच्छा बनाता है। ये जो एनवायरमेंट है ये हमें बहुत सारी रिवर्स ऑफर करता है, ओशियंस ऑफर करता है, माउंटेन्स ऑफर करता है, डेजर्ट्स ऑफर करता है, जहां पर हम घूमते हैं और हमारी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ये हमें ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफर करता है जो हम घूम के हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं। तो समझ में आया एनवायरमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एनवायरमेंट के फंक्शंस हैं। अब आगे बात आती है एनवायरमेंटल क्राइसिस। देखो क्राइसिस को ही हम इश्यूज भी बोल सकते हैं और क्राइसिस को ही हम प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंट से जुड़ी कौन कौन सी मेजर समस्याएं हैं। अब देखो ध्यान से समझो एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या है। देखो एनवायरमेंट की एक कैपेसिटी है, एनवायरमेंट की कैपेसिटी है कि वो इतने वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, वो इतने वेस्ट को अपने अंदर समा सकता है, इतनी कैपेसिटी है। बट हम इतना वेस्ट जनरेट करते हैं, तो ये क्या है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। एनवायरमेंट वेस्ट को अपने अंदर समा रहा है, वो इतने वेस्ट को समा सकता है बट हमें इतना वेस्ट जनरेट कर देते हैं, तो इतने एक्स्ट्रा वेस्ट को एनवायरमेंट अपने अंदर कैसे समाएगा, नहीं समा पाएगा ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होगी, लैंड हमारा खराब होगा, रिवर्स हमारी खराब होगी। ये क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है। पहली चीज समझ में आई। दूसरा ध्यान से समझना कि मैं कहती हूँ एनवायरमेंट रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है। हमारा एनवायरमेंट अपने आप कोल प्रोड्यूस करता है, हमारा एनवायरमेंट अपने आप पेट्रोल प्रोड्यूस करता है, नेचुरली प्रोड्यूस करता जाता है। इसकी
कैपेसिटी है, ये प्रोड्यूस इतना कर रहा है, ये इतना कोल बना रहा है, इतना पेट्रोल बना रहा है, इतने रिसोर्सेज बना रहा है, बट हम कंज्यूम इतना करते हैं, तो भाई एनवायरमेंट कहां से लाएगा इतना सारा कोल पेट्रोल, ये सारी की सारी चीजें? हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ये कोल पेट्रोल ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है जो भगवान जी ने हमें दी हैं, मिल इतना रहा है, हम खर्च इतना कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और तभी जन्म होता है एनवायरमेंटल क्राइसिस का, कि एनवायरमेंट की कैपेसिटी इतना है, वो इतना जनरेट कर सकता है, बट हम इतना वेस्ट करते हैं। एनवायरमेंट की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने वेस्ट को अपने अंदर समा सकता है, बट हम इतना वेस्ट जनरेट करते हैं। तो भाई हर चीज की एक लिमिट होती है, और जब चीजें आउट ऑफ लिमिट हो जाती हैं उसे बोला जाता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस अकर व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट इज चैलेंज्ड। जब एनवायरमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी, एक सीमा है कि इतना ही हमारा एनवायरमेंट झेल सकता है, बट अगर हम उस सीमा के बाहर जाके काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे एनवायरमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। कैसे करते हैं? एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। हमारा एनवायरमेंट इतना कोल, इतना पेट्रोल, इतना गोल्ड, इतना आयरन प्रोड्यूस कर सकता है, बट हम इतने की डिमांड करते हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम हमारे एनवायरमेंट को तबाह कर रहे हैं। तो एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, बिना सोचे समझे हम यूज कर रहे हैं। दूसरा, when generation of waste exceeds the absorptive capacity of the environment, environment की कैपेसिटी है कि वो वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, बट वो इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस है। तो दो ही समस्याएं मैंने बता दी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है, एनवायरमेंट रिसोर्सेज को जनरेट करता है, कोल पेट्रोल बनाता है, बट हम जितना वो बना रहा है उससे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एनवायरमेंट बना इतना सकता है, हम इतना खर्च करते हैं, खोद खोद के कोल पेट्रोल निकालते जा रहे हैं, तो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को हम चैलेंज करते हैं, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरा है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की कैपेसिटी है कि वो इतने वेस्ट को अपने अंदर समा सकता है, बट हम इतना वेस्ट जनरेट करें तो यार एनवायरमेंट भी क्या करेगा? एनवायरमेंट भी खराब होगा ना। तो यही क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस है। एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज हम ऐसे ऐसे अप्लायंसेस यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह, एसी हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, ये सब चीजें क्या रिलीज करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती है। ऐसे समझ लो आज हम इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज होती हैं, और ये हार्मफुल गैसेस हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, हमारे अर्थ को गर्म करती जा रही है। इन्हीं सब चीजों को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या समझे? आज हम ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अर्थ गर्म होता जा रहा है। हम पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, अर्थ ठंडा कैसे रहेगा? तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा अर्थ गर्म होता जा रहा है। अर्थ गर्म होगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगी, तबाही आएगी, सुनामी वगैरह होगी। क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं हमारी एक्टिविटीज की वजह से। बिन मौसम बरसात हो जाती है, सर्दियों के मौसम में गर्मियां पड़ जाती है, गर्मियों के मौसम में बरसात हो जाती है, सर्दियां पड़ जाती है। तो क्लाइमेट हमारा बदलता जा रहा है। ओजोन डिप्लीशन, हमारे अर्थ की जो सेकेंड लेयर है उसके अंदर एक लेयर है ओजोन लेयर जिसे बोला जाता है। ये जो लेयर है हमारे अर्थ की कवरिंग के अंदर, वो हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाती है। एक लेयर है अर्थ के ऊपर जो हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाती है। हमारी एक्टिविटीज की वजह से हम इतनी सारी लकड़ियां जला रहे हैं, इतना सारा कोल बर्न कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज की वजह से वो जो लेयर है उसमें एक छेद होता जा रहा है, और छेद हो गया है तो सन की हार्मफुल रेस हम तक पहुंचने लग गई है। तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। एंड डिप्लीशन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, जिनकी एक लिमिट है। अगर हम इन्हें कंटिन्यू यूज करते जाएंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे, और हम इन रिसोर्सेज को क्या करें? डिप्लीट करते जा रहे हैं, दिन ब दिन खत्म करते जा रहे हैं। हम बिना सोचे हम समझे इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो समझ में आया एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है? कि एनवायरमेंट की एक लिमिट है, हम उस लिमिट के बाहर जाके हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उस लिमिट के बाहर जाके हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, ऐसी हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो गया, कोल बर्न करना, पेट्रोल की वजह से, या फिर हम जो एसी के अंदर, फ्रिज की वजह से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, ये सारी चीजें हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, क्लाइमेट बदल रही है। ओजोन लेयर के अंदर होल हो चुका है तो सन की हार्मफुल रेस हम तक पहुंचती हैं, वो बहुत सारी स्किन डिजीजेस करती हैं, आई कैंसर वगैरह करती हैं। हम हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज कोल पेट्रोल को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। दिस इज एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब देखो एनवायरमेंटल क्राइसिस के मोटे मोटे कारण क्या है? पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये हमारी कंट्री के अंदर सारी ही बीमारियों की जड़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, और इसकी वजह से क्या होता है? लोग गांव से कहां आते हैं? शहरों के अंदर आते हैं, क्योंकि गांव के अंदर इतनी पॉपुलेशन नहीं रह सकती। शहरों में आएंगे तो रहेंगे कहां? तो पेड़ काटने पड़ते हैं, और पेड़ों को काटने को क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन। क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्ट
डिफॉरेस्टेशन, क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन को रखेंगे कहां, फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे ताकि जाके वहां पे बिल्डिंग सेटअप करी जा सके, वहां पर फैक्ट्रीज बनाई जा सके ताकि लोग काम करें, पैसा कमाए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप पेड़ काट रहे हो मतलब एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रही है, हम कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड देयरफॉर लैंड हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, इसीलिए हमारे लैंड का क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, हम हमारे लैंड को बर्बाद करते हैं। पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है तो फॉरेस्ट लैंड को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वहां पर बनानी पड़ती है, इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, पेड़ काटने पड़ते हैं ताकि लोग वहां पर बस सके, पहला कारण है। दूसरा कारण है पोवर्टी। पोवर्टी, गांव के अंदर बेसिकली जो पोवर्टी है, गरीबी है, उसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, लकड़ियां बेच के पैसा कमाते हैं। गांव के अंदर एक बहुत कॉमन धंधा है, लोग पेड़ काटते हैं, लकड़ियां बेच के पैसा कमाते हैं, तो ये गरीबी एक कारण है जिसकी वजह से पेड़ काटे जाते हैं। अ लार्ज सेक्शन ऑफ कंट्री इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, हमारी कंट्री की बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, यानी कि जो गरीबी की लाइन है उसके नीचे रह रही है। ये लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, ये लोग पेड़ काटते हैं ताकि उन वुड्स को बेच के पैसा कमा सके। तो अगेन पेड़ काट रहे मतलब ये लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अर्थ है वो इफेक्ट हो रहा है, हम पेड़ काट रहे हैं, हम एनवायरमेंटल क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं। थर्ड इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ये ऊपर भी मैंने बताया था, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, लोग गांव छोड़ के शहरों में आते हैं, उसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन डिमांड्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर टाउनशिप एंड सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, ऑब्वियस सी बात है, लोग गांव छोड़ के शहर में आएंगे तो शहर में आके रहेंगे कहां, तो फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, पेड़ काटे जाते हैं ताकि वहां पर शहर बसा सके, टाउन सेटअप कर सके, वहां पर फैक्ट्री सेटअप कर सके, कंपनी सेटअप कर सके। इनफैक्ट यहां पर बैंगलोर में भी देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी लेक्स है, उन लेक्स को जानबूझकर सुखाया जाता है ताकि वो लेक सूख जाए, फिर सूख जाती है तो वो एक बंजर जमीन है, उसे सस्ते में कंपनीज को बेचा जाता है ताकि वहां पर कंपनी सेटअप हो सके। तो हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यही क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है। फोर्थ इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, जब हम HYV सीड्स यूज करने लगे थे ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, तब से हम बहुत ही ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने लग गए, मतलब केमिकल खाद जो होती है उसे यूज करने लग गए। क्रॉप्स में इंसेक्ट्स ना लगे उसके लिए केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करे जाते हैं। क्रॉप्स में कीड़े मकोड़े ना लगे, पेस्ट ना लगे, उसके लिए भी केमिकल्स यूज करे जाते हैं, पेस्टिसाइड्स। ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, हमारे जो ग्राउंड है उसे खराब करती है। जो केमिकल्स हम डाल रहे हैं खेतों के अंदर, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, वो कहीं ना कहीं हमारे खेतों को खराब करते हैं। एक टाइम पर तो हमें ऐसा लगेगा यार बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है, बहुत सारा अनाज उग रहा है, बट धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करती जाती है, हमारी जो सॉइल है वो उपजाऊ नहीं रहती फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। और वही जो ये गंदा पानी है, ये जो केमिकल से भरा हुआ पानी है जो हम खेतों में डालते हैं, ये पानी सारा कहाँ बहता है, नदियों में बह के जाता है। तो ये वाटर पॉल्यूशन भी करता है, हमारी नदियों को पॉल्यूट भी करता है, नदियों के पानी के अंदर केमिकल जा रहा है। तो ये भी क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है। फिफ्थ इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज हमारी कंट्री में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलती है ना उसे बोला जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगे तो इंडस्ट्री से कितना सारा स्मोक निकलता है, कितना सारा धुआं निकलता है गंदा, तो एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा। जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, जो गंदा पानी होता है, केमिकल से भरा हुआ गंदा पानी, वो नदियों में बहाया जाता है, वाटर पॉल्यूशन होगा। इंडस्ट्रीज से कितनी आवाज आती है मशीनें चलने की, तो नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। ये जो इंडस्ट्रियल स्मोक है ये अलग अलग तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है। जो इंडस्ट्री से इतना सारा स्मोक, इतनी सारी गैसेस रिलीज होती है, ये बहुत सारी सांस लेने वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, अजमा वगैरह क्रिएट करता है, तो ये भी एनवायरमेंटल क्राइसिस है। सिक्स्थ इज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आज व्हीकल्स है, हम इतने व्हीकल्स यूज करते हैं, हर घर के अंदर गाड़ी है, इतने व्हीकल्स यूज करते हैं, ये व्हीकल्स हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं, इतना सारा स्मोक एमिट करते हैं, तो वो स्मोक क्या करता है, एयर पोल्यूशन करता है। साथ ही साथ नॉइस पोल्यूशन भी होता है, जो इतना सारा हॉर्न की आवाज होती है वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से एंजाइटी होती है, हाइपरटेंशन होती है। सेवेंथ इज डिसरिगार्ड टू सिविक नॉर्म्स, मुझे बता दो, हम सरकार को हमेशा ब्लेम करते हैं, या सरकार देखो कितनी गंदगी है, रोडें कितनी गंदी है, हमें बताओ हम कितना इन चीजों को फॉलो करते हैं, हम खुद ही सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। गवर्नमेंट बोलती है आप रोड्स को गंदा मत करो, रोड्स को लिटर मत करो, वहां पर कचरा मत फैलाओ, लोग गाड़ी में बैठे हैं कुरकुरे खा रहे हैं, जो रैपर है उसे रोड पर फेंक दिया, तो ये क्या है, हम खुद ही सिविक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, हम खुद ही रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। जनरल पब्लिक ऑफन डिसरिगार्ड द सिविक नॉर्म्स, हम जैसी जो जनरल पब्लिक है वो बहुत बार सिविक
नॉर्म्स यानी कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं उन्हें फॉलो नहीं करती। देखा जाता है सरकार बोलती है 10 बजे तक आपको लाउड स्पीकर चलाना है, क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर या फिर शादियों के अंदर 12-12 1-1 बजे तक लाउड स्पीकर्स चलते हैं। कोई मानता है क्या? कोई नहीं सुनता है। लाउड स्पीकर्स को चलाया जाता है, नॉइस पोल्यूशन होती है, रोड्स को लिटर करा जाता है, रोड्स पर कचरा फेंका जाता है, केला खाया छिलका फेंक दिया, कुरकुरे खाए छिलका फेंक दिया, एंड डंप ऑफ वेस्ट इन वाटर बॉडीज, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे नदियों में बहाया जाता है, स्ट्रीम्स में बहाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है यार, हम खुद ही गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं मान रहे तो कहीं ना कहीं हम हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सब क्या थे? मेजर कॉजेस थे जिनकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस होती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखो दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनके साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। मतलब ये समझ लो हम हमारी ग्रोथ करने के चक्कर में कुछ ना कुछ खो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ लैंड है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड पर या तो मैं राइस ग्रो कर सकती हूँ या फिर मैं वीट ग्रो कर सकती हूँ, या तो मैं गेहूं ग्रो कर सकती हूँ या फिर मैं चावल ग्रो कर सकती हूँ। अगर मैं यहां पर चावल ग्रो करूंगी तो मैं वीट ग्रो नहीं कर सकती। तो चावल को पाने के लिए मैंने क्या खोया? वीट को खोया ना। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वीट को खोना इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कुछ पाने के लिए जो हमें खोना पड़ता है उसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारी इतनी हम ग्रोथ कर रहे हैं, इतनी इंडस्ट्री सेटअप होती जा रही है, इतनी हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है ना। कुछ पाने के चक्कर में हम कुछ खो रहे हैं। और वो क्या खो रहे हैं? इतनी सारी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, बट इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। ये सारी चीजें हम खोते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ये हम पा रहे हैं, बट ये पाने के पीछे हम क्या खोते जा रहे हैं? हम फर्टिलाइजर्स को यूज करके हमारे लैंड को खराब कर रहे हैं। अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यार बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है, आने वाले कुछ सालों में वो जो लैंड है ना उस पर आप फार्मिंग ही नहीं कर पाओगे, वो जो लैंड है वो बंजर हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उस पर फर्दर प्रोडक्शन करना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो वही हमारे ग्रोथ के चक्कर में हम क्या खोते जा रहे हैं उसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, तो जो भी हम खो रहे हैं दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस मेड फॉर एंजॉयिंग एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम कुछ पा रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अवॉइडेबल भी होती है, इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ये अनअवॉइडेबल भी होती है। इसे ध्यान से समझना। ये हमारा पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड लिमिटेड है। अब मेरे पास में चॉइस है, या तो मैं राइस ग्रो कर सकती हूँ या फिर मैं वीट ग्रो कर सकती हूँ। अगर मैं राइस ग्रो करूंगी तो मैं वीट ग्रो नहीं कर सकती। तो ये क्या चीज है? अनअवॉइडेबल है, मैं इसे अवॉइड ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पीस ऑफ लैंड लिमिटेड है। अगर मैं राइस ग्रो करूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे वीट को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, कुर्बान करना ही पड़ेगा। तो ये चीज अनअवॉइडेबल है, हम इसे टाल नहीं सकते, ये होगी ही, हम इसे अवॉइड ही नहीं कर सकते। बट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवॉइडेबल भी होती है यार, हम अवॉइड कर सकते हैं। हम फार्मिंग करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज ना करके नेचुरल खाद को यूज कर ले, हमारा लैंड खराब नहीं होगा। या फिर हम नदियों के अंदर गंदा पानी ना बहाएं, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ग्रोथ करनी है, तो कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं ना। ये अवॉइड करा जा सकता है कि हम गंदा पानी नदियों में ना बहाएं, मशीनों में कुछ ऐसी चीजें लगाएं कि उनकी ज्यादा तेज आवाजें ना आए, लाउड स्पीकर्स हम 10 बजे के बाद में ना चलाएं या फिर धीरे चलाएं तो लोगों को परेशानी ना हो। तो ये चीजें अवॉइड करी जा सकती है, इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, इस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो कुल मिला के लिखा यही है कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के चक्कर से हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैव पोल्यूटेड वाटर बॉडीज एंड ड्राइड अप सम रिवर्स। आज हम हमारी ग्रोथ के चक्कर में इतने बावड़े होते जा रहे हैं कि हम हमारे वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है नदियों में बहाया जाता है, और हमारी एक्टिविटीज की वजह से कुछ नदियां तो सूख चुकी हैं। हम इतने ज्यादा पेड़ काटने की बारिश नहीं होती तो ऑब्वियसली बात है नदियां सूखती है। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बात है हमारा जो एनवायरमेंट है वो इतना कोल प्रोड्यूस कर सकता है, इतना पेट्रोल प्रोड्यूस कर सकता है, बट हम इतना सारा एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, माइनिंग करते जा रहे हैं ताकि कोल निकले, पेट्रोल निकले, ताकि मिनरल्स निकले, आयरन निकले। तो हम क्या करते जा रहे हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। एनवायरमेंट इतना ही जनरेट कर सकता है, हम यूज करे जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म करते जा रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को हम कुछ देकर नहीं जाएंगे। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली बात है यार, अगर हम हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर देंगे, खराब कर देंगे, पल्यूट कर देंगे, लैंड को खराब कर रहे हैं, वाटर बॉडीज को खराब कर रहे हैं, हमारी एयर को खराब कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसे हमें खोना पड़ रहा है ना। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सांस लेने के लिए हमारे पास में प्योर एयर नहीं है, पीने के लिए प्योर वाटर नहीं है, जब तक आरओ घर में ना लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को कुर्बान करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आज इतनी सारी
इंडस्ट्रीज खुलती जा रही हैं तो ये हमारी ग्रोथ है, बट इन इंडस्ट्रीज के खुलने की वजह से एयर पोल्यूशन होता है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम करता है, तो ये भी चीज हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, हम कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन कॉजेस वेरियस वाटर बोर्न डिजीजेस, आज वाटर पॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी पानी से पनपने वाली डिजीजेस भी होती है, डायरिया होता है, कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है, तो ये भी चीजें हम कुर्बान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को कुर्बान करके ये ग्रोथ और डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, आज जो हम इतना सारा एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं, इनकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज हो गई आपकी मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है। हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो लेयर है ओजोन लेयर, जो हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाती है, सन की किरणों से बचाती है, उस ओजोन लेयर के अंदर खड्डा होता जा रहा है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। हमारा अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट हमारा बदलता जा रहा है, तो सिर्फ वही है कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के चक्कर में हम ये सारी चीजों को क्या करते जा रहे हैं, सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। इसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ पाने के लिए हमने क्या खोया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे एक क्वेश्चन और है, हाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉजेस डिमांड सप्लाई रिवर्सल ऑफ रिसोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है कि हमारा एनवायरमेंट डे बाय डे खराब होता जा रहा है, इसकी वजह से डिमांड सप्लाई रिवर्सल हो रहा है। ये चीज ध्यान से समझना, डिमांड सप्लाई रिवर्सल क्या होता है। देखो मैं नेचुरल रिसोर्सेज की यहां पर बात करती हूँ, और नेचुरल रिसोर्सेज कौन से है, मैं यहाँ पर कोल की बात कर रही हूँ, कोल की बात कर रही हूँ। अब कोल जो है वो अपने आप नेचर के अंदर बनता है, भगवान जी उसे बनाने अपने आप बनता है, तो कोल बनता इतना है, कोल की सप्लाई इतनी है, कोल की सप्लाई इतनी है। पहले के जमाने में कोल की इतनी सप्लाई थी तो कोल की डिमांड इतनी ही होती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी। इंडस्ट्रीज के अंदर कोयला काम में आता है ना, तो इतना कोल जनरेट हो रहा था, इतनी कोल की सप्लाई थी, इतना कोल हमारा नेचर प्रोड्यूस करता था, रीजनरेट करता था, और हम इतनी डिमांड करते थे। डिमांड कहीं ना कहीं कम थी, इतना बनता था, हम इतनी डिमांड करते तो ठीक है, एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं होती थी, हमारा एनवायरमेंट सेफ था। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलती गई, कोल की डिमांड बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की डिमांड बढ़ती जा रही है, आयरन की डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई बेचारी इतनी ही है, क्योंकि सप्लाई किसी के हाथ में नहीं है, वो नेचर के हाथ में है, बट हम डिमांड इतनी करने लग गए हैं। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है यार। सप्लाई इतनी रह गई, हम डिमांड इतनी करने लगे, खोदे जा रहे निकालने के लिए। यही है डिमांड सप्लाई रिवर्सल। रिवर्सल मतलब उल्टा हो गया, पहले सप्लाई इतनी थी नेचुरल रिसोर्सेज की और डिमांड इतनी थी, आज उल्टा होता जा रहा है, सप्लाई तो उतनी ही है बट डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो सारी चीजें उल्टी होती जा रही है। डिमांड जो है वो एक मैनेजेबल लिमिट के बाहर जाती जा रही है, हम इसे मैनेज नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो डिमांड थी नेचुरल रिसोर्सेज की वो कम थी सप्लाई से। अगर सप्लाई इतनी थी तो डिमांड सिर्फ इतनी थी तो ठीक था, हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे थे, उन्हें बर्बाद नहीं कर रहे थे। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, सरकार ने ज्यादा इंडस्ट्रीज खोली, आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज खुलती जा रही है, हर एरिया के अंदर फैक्ट्री है, तो ह्यूमन वांट्स बढ़ने लग गई। देयर हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन डिमांड, और आज ह्यूमन वांट्स बढ़ती जा रही है, हमें भी ये सारी चीजें चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए, और धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोल चाहिए, आयरन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, और इसी की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म भी होते जा रहे हैं और इनका मिसयूज भी हो रहा है, लीडिंग टू देयर डिप्लीशन। यहाँ पर डिप्लीशन भी लिखा हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और हम इनका मिसयूज कर रहे हैं, हम बिना सोचे समझे इन्हें यूज करते जा रहे हैं। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज हैज सफर्ड अ रिवर्सल फ्रॉम अबंडेंस टू पॉसिटी। पहले हमारे पास में जो रिसोर्सेज थे इनकी अबंडेंस थी, हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, इनकी सप्लाई अच्छी खासी थी, क्योंकि हम इतना ज्यादा खर्च नहीं कर रहे थे, सप्लाई इतनी थी, डिमांड इतनी थी, क्योंकि हम रिसोर्सेज को इतना ज्यादा खर्च नहीं कर रहे थे। अबंडेंस थी, सप्लाई ज्यादा थी, खूब सारी थी, बट धीरे धीरे अब क्या हो चुकी है, सप्लाई की पॉसिटी, सप्लाई कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनकी पॉसिटी होती जा रही है, इनकी कमी होती जा रही है, और डिमांड पहले हम कम कर देते, पहले एक मैनेजेबल लिमिट के अंदर डिमांड करते थे, आज हम अनाप शनाप डिमांड करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो सिर्फ वही लिखा है, जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता जाता है, सप्लाई जो पहले इतनी ज्यादा थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई है, क्योंकि यार एनवायरमेंट की एक कैपेसिटी है, भगवान इतना ही जनरेट कर सकते हैं। पहले डिमांड कम थी, अब डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस एनवायरमेंट को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। यही सारी चीजें जन्म देती है एनवायरमेंटल क्राइसिस को। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, टेंशन मत लेना, पूरी की पूरी पीडीएफ का लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है ग्लोबल वार्मिंग। देखो पहले ऐसे ही समझ लो, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारा जो अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। गर्म क्यों हो रहा है यार? हमारी एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। वही है, हम जो एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, जो भी चीजें हम कोल बर्न कर रहे हैं, हम प्लास्टिक वगैरह जला रहे हैं, इन सब चीजों की वजह से हार्मफुल गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ऐसी हार्मफुल गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज होती है। हम लोग पेड़ वगैरह काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो डे बाय डे गर्म होता जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अर्थ हमारा गर्म होता जा रहा है। गर्म होता जाता है तो ग्लेशियर्स जो है वो पिघलती है, जो आइस है वो पिघलती है। अब बेचारे पोलर बियर्स कहाँ रहेंगे, पेंगुइन्स कहाँ रहेंगे? तो पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ का सिस्टम है वो डगमगा गया है। कभी भी सुनामी आ सकती है अगर इस तरह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे। पूरा हमारा क्लाइमेट बदलता जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे अर्थ की प्रॉब्लम है। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिचुएशन ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। हमारे अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हम एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो हम हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हैं। कारण मैंने बता दिया, कोल हम बर्न कर रहे हैं, या फिर जो इतने सारी लकड़ियां हम जलाते हैं, या फिर जो एसी यूज कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, इन सब की वजह से एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जो हम लोग हमारे अर्थ को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम कंटिन्यू पेड़ काटते जा रहे हैं, तो हमारा अर्थ आज ठंडा नहीं रहा, हमारा अर्थ डे बाय डे गर्म होने लग गया। अर्थ सरफेस इज बिकमिंग वार्मर। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। अब देखो इसके मेन कारण क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। डिफॉरेस्टेशन आज बहुत ज्यादा हो रहा है, पेड़ काटे जाते हैं ताकि वहां पर फैक्ट्रीज सेटअप करी जाए, फॉरेस्ट को क्लियर करा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि फैक्ट्रीज सेटअप कर दे, बिल्डिंग सेटअप कर दे लोगों के रहने के लिए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर सेटअप करी जाए। अब मुझे बताओ, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं। पेड़ ही नहीं होंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, अर्थ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे अर्थ को गर्म करेगी। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जब कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, या फिर घरों में भी चूल्हा जलाने के लिए कोयले को जलाया जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, नाइट्रियस ऑक्साइड हो गई। ये सारी चीजें क्या करती है? हमारे अर्थ को गर्म करती है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन एंड एनिमल वेस्ट इज अ सोर्स ऑफ मीथेन। कैटल प्रोडक्शन जो होता है, इतनी सारी गाय भैंसे, जो लोग लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं कि गाय भैंसों का दूध बेच के पैसा कमाते हैं, उनके पास में बहुत सारी गाय भैंसे होती है, और ज्यादा गाय भैंसे प्रोड्यूस होती हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये सारे जो गाय भैंस, कैटल है, बकरी वगैरह है, इन सबका जो वेस्ट होता है, इन सबका जो डंग होता है, जो वेस्ट होता है, वो भी एनवायरमेंट में मीथेन प्रोड्यूस करता है, जो अगेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे अर्थ को गर्म करती है। तो ये सारे के सारे रीजन है। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि हम इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरमेंट में रिलीज ना करें, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लेवल का इशू नहीं है, ये ग्लोबल लेवल का इशू है कि हम हमारे अर्थ को गर्म करते जा रहे हैं। पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो इम्बैलेंस होता जा रहा है। अब देखो इसका मेन इफेक्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी तो जो पोलर आइस है वो पिघलती जाएगी, जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते जाएंगे, तो ये हमारे जो सी एनिमल्स है वो कहां रहेंगे। दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज मेल्टिंग पोलर आइस। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से पोलर आइस पिघलती जा रही है, ड्यू टू विच सी लेवल इज राइजिंग, और इसकी वजह से हमारे जो सीज का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आइस मेल्ट होगी तो पानी बढ़ता जाएगा ना, आइस मेल्ट के होके पानी में कन्वर्ट होगी तो सी का लेवल बढ़ता जाएगा और कभी भी सुनामी आने का चांस होता है। दिस इज अ सीरियस थ्रेट एज इट इज डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंट्रीब्यूट्स टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक कोस्टल फ्लडिंग। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस, ये जो पूरा सिस्टम है ये डगमगा रहा है। कभी भी फ्लड्स आ सकते हैं, कभी सुनामीज आ सकती है अगर इस तरह से आइस मेल्ट होती जाएगी। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किनको होगा? पुअर कंट्रीज को होगा। जो रिच कंट्रीज है वो तो कहीं ना कहीं इन हजार्ड से, इन प्रॉब्लम से उभर सकती हैं। सबसे ज्यादा इनका नुकसान किसको होगा? पुअर कंट्रीज को होगा। और एक ये लिख देना कि इसकी वजह से हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को भी नुकसान होता है। तो समझ में आया ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारे पास में ओजोन डिप्लीशन। देखो ओजोन डिप्लीशन क्या है पहले से ध्यान से समझना। ये हमारा अर्थ है, ये क्या है? हमारा अर्थ है। अर्थ की जो पहली लेयर होती है उस पहली लेयर को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ है, अर्थ की जो पहली लेयर है जिसके अंदर ये पैराशूट उड़ रहा है, ये प्लेन उड़ रहा है, इस पहली लेयर को क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में आती है अर्थ की सेकंड लेयर, उससे ऊपर वाली, जिसे बोला
बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर और प्रेजेंट होती है, पतली सी लाइन दिख रही है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर और प्रेजेंट होती है। इस लेयर को बोला जाता है ओजोन लेयर। क्या कहते हैं इस लेयर को? इस लेयर को बोला जाता है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या है? ये हमारा अर्थ है। अर्थ की जो सेकंड लेयर है, क्या नाम था? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि ये जो लेयर है ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, हार्मफुल किरणें हैं, उनसे ये लेयर हमें बचाती है। बट आज हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो हम इतने सारे कूलिंग सब्सटेंसेस यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इनकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज होती हैं और ये जो ओजोन लेयर है इसमें छेद होता जा रहा है और सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हम तक पहुंचने लगी हैं, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, आई कैंसर होता है, कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। बेचारे एनिमल्स वो तो कपड़ा भी नहीं पहनते, उनको कैंसर होता है, उनको आई कैंसर, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक हमारी कंट्री का मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल कंसर्न है, पूरे वर्ल्ड के लेवल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिस इज ओजोन डिप्लीशन। इट रेफर्स टू रिडक्शन इन द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर में जो एक लेयर प्रेजेंट है ओजोन, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, उसमें धीरे धीरे छेद होने लग गया है। ये क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सूरज की हार्मफुल किरणों से ये जो लेयर है ये हमें बचाती थी। बट आज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इतना सारा क्लोरीन प्रेजेंट है, इतना सारा ब्रोमाइन प्रेजेंट है, हम जो इतने सारे कूलिंग सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जैसे एसी यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या रिलीज होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या रिलीज होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और जो हम इतने सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं आग बुझाने के लिए, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या रिलीज होता है? ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। और ये सारी चीजें क्या कर रही है? इस ओजोन लेयर को धीरे धीरे डिप्लीट करती जा रही है, खत्म करती जा रही है, इसमें छेद करती जा रही है। तो ये ग्लोबल कंसर्न है, सिर्फ इंडिया के लेवल का मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लेवल का मुद्दा है ओजोन डिप्लीशन। अब इसका मेन इफेक्ट क्या होगा? इसका क्या असर पड़ेगा हमारी कंट्री पर या फिर दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं? इट रिजल्ट्स इन सीरियस हेल्थ इश्यूज अमंग ह्यूमन। इसकी वजह से ह्यूमंस के साथ में सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, सनबर्न हो सकता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है यानी कि मोतियाबिंद हो सकता है, क्विक एजिंग हो सकती है, स्किन पर रिंकल्स वगैरह पड़ सकते हैं, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो सकता है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम लोग तो कपड़े पहनते हैं, एनिमल्स तो ऐसे ही घूमते हैं। एनिमल्स इन सन, ये जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसकी वजह से एनिमल्स को स्किन कैंसर हो सकता है, आई कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एक मुद्दा क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। एक मुद्दा क्या है? ओजोन डिप्लीशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इंडिया के लेवल की बात करेंगे, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। अभी तक हम लोगों ने ग्लोबल लेवल की बात कर ली, अब बात करेंगे इंडिया के लैंड की, इंडिया के एनवायरनमेंट की। इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर चाहे वो सोलर एनर्जी की बात करें, कितनी सारी सनलाइट है, कितनी सारी विंड एनर्जी है, वाटर भी अच्छा खासा है, और हमारे पास में इतना सारा फर्टाइल लैंड भी है, उपजाऊ लैंड भी है जिस पर हम बहुत सारी खेती कर सकते हैं। तो इंडिया के पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास में है। हमारे पास में इतना सारा फर्टाइल रीजन है, इतना सारा फर्टाइल लैंड है जिस पर हम आराम से कितनी भी फूड क्रॉप्स, कितना भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, कितनी भी फूड क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो डेक्कन एरियाज की जो सॉइल है वो इतनी सूटेबल है, जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो इतनी सूटेबल है कि उस पर हम इतना सारा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास में बहुत सारे गोल्ड के डिपॉजिट्स है, लेड है, बॉक्साइट है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, डायमंड है, अच्छे खासे रिजर्व्स है इन सारी चीजों के हमारे पास में। तो ये तो इंडिया के एनवायरनमेंट की बात है। अब देखो, इंडिया इज अ हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन तो कहां रहती है? इंडिया के अंदर रहती है। क्या समझे? दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी कंट्रीज की पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन हमारी कंट्री में रहती है। इट इज जस्ट ऑक्यूपाइंग 2.5 ऑफ द वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल एरिया। बट अगर हम एरिया की बात करें, दुनिया का जितना भी एरिया है उसमें से हमारे पास में सिर्फ इतना सा एरिया है। कितना एरिया हमारे पास में है? 2.5% एरिया हमारे पास में है। दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन हमारे पास में रह रही है, बट दुनिया का जितना भी एरिया है उसमें से सिर्फ 2.5% एरिया ही इंडिया के पास है। इंडिया का एरिया सिर्फ कितना है? 2.5% ही है। तो बताओ, प्रॉब्लम नहीं होगी कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एरिया हमारे पास में इतना कम है? तो ऑब्वियस सी बात है, पेड़ काटे जाएंगे, लोग रहेंगे कहां? पेड़ काट के शहर बसाए
बढ़ाए जाएंगे, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करी जाएगी। 21.9% जो पॉपुलेशन है हमारी वो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। वो लोग हैं जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, हमारा एनवायरमेंट खराब होगा। डिग्रेडेशन मतलब खराब होगा। इतनी सारी पॉपुलेशन को बसाएंगे कहां, गरीबी इतनी ज्यादा है, पेड़ काटे जाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल खाद वगैरह को यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे हमारा एनवायरमेंट खराब होगा। रिसोर्सेज आर एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड द रेट ऑफ जनरेशन। वही है, रिसोर्सेज जनरेट इतने हो रहे हैं, एनवायरमेंट इतने रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकता है, बट हम इतने रिसोर्सेज को यूज करते हैं, खोदे जा रहे हैं, मिनरल्स निकालते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ उगने में कितना टाइम लगता है, एक पेड़ बड़ा होता है 20-20, 10-10 सालों के अंदर, हम खट देने से उसे काट देते हैं। तो रिसोर्सेज जनरेट इतने हो रहे हैं बट हम उन्हें यूज इतना करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कितना वेस्ट जनरेट होता है, फैक्ट्रीज की वजह से इतना सारा लेदर जनरेट होता है, इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। ये वेस्ट कहां जाएगा, एनवायरमेंट इतना एब्जॉर्ब कर सकता है बट हम इतना अगर वेस्ट जनरेट करेंगे तो यार एनवायरमेंट की भी एक कैपेसिटी है। कंजम्पशन के प्रोसेस के अंदर घर में खाना बनाते हैं, कितना वेस्ट जनरेट होता है, कुरकुरे खाए ऐसे ही रैपर फेंक दिया हम लोगों ने, तो हमारे कंजम्पशन के प्रोसेस के अंदर भी इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है। एनवायरमेंट की एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है बट उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके हमारी जो एक्टिविटीज है प्रोडक्शन और कंजम्पशन की वो वेस्ट जनरेट कर रही है। इतना झेलने की हमारे एनवायरमेंट की कैपेसिटी नहीं है। एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा इंडिया का एनवायरमेंट है। हालांकि हमारे पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारे हमारे पास में रिजर्व्स हैं, हमारे पास में बहुत सारा फर्टाइल लैंड है, बट ये भी तो देखो कि दुनिया की 18% पॉपुलेशन हमारी कंट्री में रह रही है, बट हमारे पास में उनके लिए एरिया सिर्फ कितना है, 2.5% है। तो इतनी पॉपुलेशन को बसाएंगे कहां पर, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे और पेड़ काटेंगे लोगों को बसाने के लिए। इतने सारे लोग अगर कंट्री में रह रहे हैं तो मोटर व्हीकल्स का यूज होगा जिसकी वजह से बहुत सारा स्मोक निकलेगा, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, लोग कचरा ऐसे ही फेंकेंगे, वाटर पोल्यूशन होगा, हमारा लैंड खराब होगा। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। धीरे धीरे एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है। मेन कारण क्या है, पॉवर्टी सबसे बड़ा कारण है, गरीबी सबसे बड़ा कारण है। पुअर पीपल कट ट्रीज फॉर फ्यूल वुड व्हिच दे सेल टू अर्न लिविंग। गांव में बेसिकली क्या होता है, लोग पेड़ काटते हैं और पेड़ काट के लकड़ियों को बेचते हैं, लकड़ियां बेच के वो पैसा कमाते हैं। तो गरीबी ही एक कारण है, गरीबी की वजह से लोगों को पेड़ काटने पड़ रहे हैं, वो पेड़ काट के लकड़ियां बेच के पैसा कमाते हैं। दे ऑल्सो मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज। घर में भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज के लिए, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए वो लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो अगर इतनी लकड़ियां काटी जाएंगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो एनवायरमेंट तो खराब होगा ही। एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, और अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलती जा रही है। इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो एयर पोल्यूशन होगा, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है वो नदियों में बहाया जाएगा, वाटर पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन भी होगा। तो ये अर्बन एरियाज के अंदर एक बहुत बड़ा कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, कि हमारा एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज की वजह से जो स्मोक निकलता है वो एयर को खराब करता है, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो नदियों में बहाया जाता है, वो हमारे वाटर को पोल्यूट करता है। इतने सारे जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से नॉइज पोल्यूशन भी होता है, जो स्मोक है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है यार, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो कि एक ग्लोबल लेवल का मुद्दा है। तो यही बताया है कि गांवों के अंदर तो गरीबी बहुत बड़ा कारण है, और शहरों के अंदर ये जो इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज खुल रही है, जो व्हीकल्स हम चलाते हैं, ये कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। अब आगे बात आती है प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं कि एनवायरमेंट हमारा धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, डिग्रेडेशन मतलब खराब होता जा रहा है, तो हमारे सामने मेन कौन कौन से मुद्दे आते हैं। तो देखो, इसे मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है, कुछ बुक्स के अंदर ये 2 पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला मुद्दा है पॉल्यूशन का मुद्दा, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, कैसा भी पॉल्यूशन हो। दूसरा मुद्दा है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लीशन भी बोल सकते हो, डिग्रेडेशन भी बोल सकते हो। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक लिमिट से ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल कंसर्न्स है मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये किसके अंदर आ गया, पॉल्यूशन के अंदर आ गया। वहीं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, हमारा लैंड खराब होता जा रहा है, सॉलिड वेस्ट को हम ऐसे ही पटक देते हैं तो वाटर बॉडीज के अंदर वो वेस्ट जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो एनिमल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो जैसे मैंने करा है, चाहो तो 2 पार्ट्स में भी
डिवाइड कर सकते हो और एग्जाम में 2 ही पूछे जाए तो आपको कौन से लिख कर आने, एक तो पॉल्यूशन और एक लिख देना डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर हमारे पास में 5 मेजर मुद्दे हैं। पहला है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, कि हमारा जो लैंड है वो डे बाय डे खराब होता जा रहा है। क्यों खराब होता जा रहा है? हम इस लैंड पर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते जा रहे हैं। तो ये जो लैंड है, हमें लगता है यार एक बार के लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, बट धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये जो लैंड की फर्टिलिटी है खत्म होती जाएगी, फिर हम इस लैंड पर फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ये लैंड की जो फर्टिलिटी है वो एकदम खत्म हो जाएगी, ये लैंड हमारा बंजर हो जाएगा। तो ये एक कारण है। एक कारण है एयर पॉल्यूशन, जो मोटर व्हीकल से इतना सारा स्मोक निकलता है, एयर पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज का इतना सारा स्मोक जो है वो एयर पॉल्यूशन करता है। तीसरा है वाटर पॉल्यूशन, हम लोग ऐसे ही नदियों में गंदा पानी बहा देते हैं, नदियों में लोग कपड़े धोते हैं, अपनी गाय भैंस को नहला रहे हैं, फैक्ट्रीज की वजह से जो इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। फोर्थ इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में 2 चीजें आती हैं, एक आते हैं हमारे एनिमल्स, क्या आते हैं, एक हमारे एनिमल्स और एक आते हैं हमारे प्लांट्स। क्या आते हैं? प्लांट्स। एनिमल्स को बोला जाता है फौना, क्या कहते हैं? फौना। और प्लांट्स को बोला जाता है फ्लोरा, क्या कहते हैं? फ्लोरा। तो हमारे जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स है, इन्हीं को हम बोलते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। खत्म तो होगा यार, एनिमल्स कहाँ रहेंगे? जंगल के अंदर रहते हैं, हम जंगल के अंदर पेड़ काटते जाएंगे तो एनिमल्स के रहने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। बेचारा एनिमल भी तो डरता है, बिना जंगल के एनिमल कहाँ रहेंगे? तो धीरे धीरे हमारे एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं। पेड़ हम काट ही रहे हैं तो प्लांट्स को तो हम खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वही है कि धीरे धीरे हमारे एनिमल्स और हमारे जो प्लांट्स है वो खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स तो ऐसे हैं, जैसे हमारा एशियाटिक लायन हो गया, जो बिल्कुल एंडेंजर्ड है, कभी भी खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से डायनासोर किसी जमाने में हुआ करते थे, वैसे ही ये एनिमल्स जो लायन वगैरह है, टाइगर वगैरह है, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, ऐसे ही कचरा बहा दिया जाता है, इतना वेस्ट जनरेट करा जाता है। एनवायरमेंट की इतना वेस्ट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, बट हम इतना वेस्ट जनरेट करते हैं, तो वेस्ट का मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं है। तो ये 5 मेजर मुद्दे हैं। पहला मुद्दा क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। हमारा जो लैंड है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है, कि ये जो उपजाऊ होता है ना, इसकी उपजाऊता खराब होती जा रही है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, आज हम इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, कि धीरे धीरे हमारा जो लैंड है वो बंजर होता जा रहा है। एक लेवल ऐसा आएगा कि लैंड की फर्टिलिटी एकदम खत्म हो जाएगी, कि हम इस लैंड पर फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये क्यों होता है? सॉइल इरोजन की वजह से होता है। जो हमारा लैंड है, सॉइल है, उसकी जब सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसे बोला जाता है टॉप सॉइल। क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, टॉप सॉइल धीरे धीरे उड़ती जा रही है, ज्यादा पानी की वजह से ये बह के चले जाती है। पेड़ अगर काट देते हैं तो पेड़ जो होते हैं वो सॉइल को बांध के रखते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। अगर हम पेड़ को काट देंगे तो मिट्टी जो है वो बहती जाएगी, तो इसी को बोला जाता है सॉइल इरोजन। जो हमारे लैंड की सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ लेयर होती है, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हम इतने सारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल खाद यूज करते हैं, ये हमारी सॉइल को खराब कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग, जो इस तरह से पानी पड़ा रहता है ना, बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी पड़ा रहता है, जो सूख नहीं पाता, जो एक्स्ट्रा पानी पड़ा रहता है, ये हमारी सॉइल को खराब करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है, हमारा लैंड खराब होता जा रहा है। लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। एक लेवल ऐसा आएगा कि ये लैंड हमारा ऐसा हो जाएगा, कंप्लीटली बंजर हो जाएगा, कि हम इस पर फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके क्या कारण है? एक्सेसिव ग्रेजिंग कॉजेस लॉस ऑफ वेजिटेशन। ऑब्वियसली बात है, गाय भैंसों को ऐसे ही खेतों में छोड़ दिया जाएगा, वो ग्रेजिंग करेंगे, वो चारा चरेंगे, वो सारी की सारी अगर क्रॉप्स को खा जाएंगे तो हमारा वेजिटेशन तो पूरा का पूरा गया। जो भी कुछ उगाया था, गाय भैंसों को अगर आप वहां पे चराओगे, ग्रेजिंग करेंगे, वो अगर वहां पे अब चारा लेंगे, अपना खाएंगे, तो जो भी क्रॉप्स ग्रो करी थी, जो भी वेजिटेशन था, वो तो खत्म हो जाएगा हमारा। सॉइल इरोजन होता जा रहा है, पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ जो होते हैं वो सॉइल को बांध के रखते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। अगर पेड़ काट दोगे तो ये जो सॉइल है ये बहने लग जाएगी, बह बह के नदियों में चले जाएगी। तो सॉइल इरोजन होता है। जो सॉइल की ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सबसे अच्छी लेयर होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अगर वही
बह जाएगी तो सॉइल हमारी खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। लोग क्या करते हैं, एक लैंड पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अब लगा ये लैंड फर्टाइल नहीं है, इस लैंड पर उन्होंने 5-6 साल क्रॉप्स ग्रो करी, उन्हें लगता है इस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, तो वो इस लैंड को जलाएंगे और फिर दूसरे लैंड पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम हमारे लैंड को खराब करते जा रहे हैं। अगर लगता है एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, वो बंजर हो चुका है, तो लोग दूसरे पीस ऑफ लैंड पर शिफ्ट कर जाते हैं। इसी को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और धीरे धीरे करके वो अर्थ के पूरे लैंड को कैसा कर देंगे, फर्टिलिटी खत्म कर देंगे, पूरे लैंड को बंजर बना देंगे। या फिर अगर फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो सारे पेड़ जल जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है। इनएडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल को बचाने के लिए हम कुछ करते ही नहीं है, सॉइल के कंजर्वेशन के लिए, सॉइल को बचाने के लिए हम कुछ नहीं करते। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजाऊता है, वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट लैंड को हथियाया जाता है, लोग गांव से शहरों के अंदर आते हैं, शहरों के अंदर आके रहेंगे कहां पर, तो फॉरेस्ट को पूरे को क्लियर करा जाता है। डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ काटे जाते हैं ताकि वहां पर कंपनी सेटअप कर सके, फैक्ट्री सेटअप कर सके, रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेटअप कर सके। तो इसकी वजह से भी हमारा जो लैंड है वो धीरे धीरे खराब होता है। अगर आप पेड़ काट दोगे, पेड़ क्या करते हैं, सॉइल को बांध के रखते हैं। अगर इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल बंधी हुई नहीं रहेगी, सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो बह बह के चले जाएगी नदियों के अंदर और हमारे लैंड की फर्टिलिटी खराब होती है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन करने के चक्कर में इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने के चक्कर से केमिकल खाद को यूज करा जाता है, जिसकी वजह से शुरुआत में तो बहुत खुशी मिलती है कि यार फर्टिलिटी बढ़ रही है, कितना सारा हमने प्रोडक्शन करा है, बट धीरे धीरे हमारे लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती जाती है। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, एंटायरली रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। बारिश आती है तो क्रॉप्स अच्छे से प्रोड्यूस होंगी, बारिश नहीं आएगी तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग वाटर टेबल एंड चैलेंजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो ग्राउंड के नीचे वाला पानी है उसे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो गिरती जा रही है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है। और जब ग्राउंड के अंदर पानी कम होगा तो अपने आप हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जाएगी, हमारा लैंड बंजर हो जाएगा। जब ग्राउंड के अंदर पानी ही नहीं बचेगा तो हमारा ग्राउंड कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी प्रॉपर नहीं है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए कि पहले ये क्रॉप ग्रो करी, फिर इसके बाद में दूसरी क्रॉप ग्रो करी जाएगी सेम पीस ऑफ लैंड पर, फिर पहले वाली क्रॉप ग्रो करी जाएगी, फिर दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप ग्रो करी जाएगी। ऐसा नहीं कि कभी भी आपने कोई भी क्रॉप ग्रो कर दी। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनके ग्रो करने की वजह से हमारा जो लैंड होता है वो बंजर हो जाता है। जैसे नील उगाओगे तो लैंड बंजर हो जाएगा, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। कभी भी कोई भी क्रॉप ग्रो कर दी जाती है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाती है। तो ये कारण है जिनकी वजह से हमारा लैंड क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। सेकेंड है एयर पॉल्यूशन। सब जानते हो, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर दैट मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। आज हमारी एयर के अंदर इतने हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर हो चुके हैं जिसकी वजह से ये ह्यूमंस के लिए भी अनफिट है। अगर हम आज इस एयर के अंदर प्रॉपर्ली सांस ले रहे हैं तो आपको पता है बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा होता है या फिर हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम होती है। प्लांट्स के लिए भी नुकसानदायक है, एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक है। तो जब हमारी एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, हार्मफुल गैसेस आ जाती हैं, तो हमारी एयर क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। और ये सब्सटेंसेस क्या है, आज ओजोन बढ़ती जा रही है, आज कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एयर के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा है जो कि एसी और फ्रिज में यूज करे जाते हैं, मीथेन ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो ये क्या है, हार्मफुल गैसेस हैं जो आज एयर के अंदर प्रेजेंट हैं और इनकी वजह से हमारी एयर धीरे धीरे पॉल्यूट होती जा रही है, खराब होती जा रही है। और इसी एयर पॉल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती है। तो वही है, जब हमारी एयर के अंदर हार्मफुल गैसेस और हार्मफुल पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं तो जो एयर है वो अनफिट हो जाती है, हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। ये देख सकते हो, ये सारे क्या है, हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है ना एनवायरमेंट के अंदर, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, एनवायरमेंट को खराब करती हैं, एयर को पॉल्यूट करती है। कारण क्या है, सिंपल सा, वेहिकुलर एमिशन। इतने सारे व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, इतने सारे जो रोड पर गाड़ी मोटर है, बस है, कार्स हैं, उनसे जो स्मोक निकलता है वो स्मोक क्या करता है, हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का। मोटर व्हीकल्स इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट 3 लाख इन 1951 टू 30 करोड़ इन 2019। 1951 के अंदर हमारी कंट्री में कितने मोटर व्हीकल्स थे, 3 लाख, और अभी 2019 में कितने थे, 30 करोड़। इतने मोटर व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, मोटर व्हीकल्स बढ़ेंगे तो स्मोक रिलीज करेंगे और हमारा एयर पॉल्यूशन होगा। सेकंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश
होती जा रही है। इंडस्ट्रीज क्या करती है, स्मोक रिलीज करती है, इमेज देख सकते हो, इंडस्ट्रीज क्या करती है, स्मोक रिलीज करती है जो हमारी एयर को पोल्यूट करता है, पर्टिकुलरली कोल इंडस्ट्रीज एंड पॉइजनियस गैसेस एमिटेड बाय प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्री। स्पेशली अगर कोयले की इंडस्ट्री है तो वहां पर हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, और बहुत सारी प्लास्टिक और लेदर की इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वजह से बहुत सारी पॉइजनियस गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होती है। प्लास्टिक और लेदर की इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारी पॉइजनियस गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होती हैं। ये क्या करती है, एयर पॉल्यूशन। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपको याद रखना है, सीपीसीबी की फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी की फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्केल एज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन। इंडिया के अंदर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 17 ऐसी इंडस्ट्रीज बताई हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। सीपीसीबी ने 17 ऐसी इंडस्ट्रीज बताई हैं इंडिया के अंदर जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडिया के अंदर एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। तो पहली प्रॉब्लम कौन सी थी कि हमारा लैंड खराब होता जा रहा है, लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। सेकंड था एयर पॉल्यूशन। थर्ड आता है वाटर पॉल्यूशन। अब जब वाटर के अंदर भी हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर हो जाएंगे, लोग अपना घर का जो कचरा है, जो भी खाना वाना बनाया है, जो भी वेस्ट है, उसे नदियों में बहा देंगे। फैक्ट्रीज के अंदर जो इतना सारा कीचड़ होता है, इतना सारा केमिकल से भरा हुआ पानी है, जब वो नदियों में बहाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वाटर बॉडीज खराब होंगी, हमारा वाटर पोल्यूट होगा। तो वाटर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर वाटर बॉडीज। जब हमारी वाटर बॉडीज जैसे लेक्स, रिवर्स, ओशियंस के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं, खराब सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं, केमिकल्स एंटर हो गए, प्लास्टिक चले गया, लेदर चले गया, घर का गंदा बचा हुआ खाना या फिर खाने का वेस्ट चले गया, तो जब वाटर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है वाटर पॉल्यूशन। इमेज देख सकते हो, दिस इज वाटर पॉल्यूशन। और अगर हम खराब पानी पीते हैं, पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं, तो उसकी वजह से डायरिया होता है, कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है, पोलियो जैसी बीमारियां होती है। तो ये हार्मफुल डिजीजेस इसका रिजल्ट है। कॉजेस क्या है सबको पता है, डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। लोग अपना डोमेस्टिक सीवरेज यानी कि जो घर का कचरा है, जो भी किचन वगैरह का कचरा है, वो नदियों में बह जाता है, स्ट्रीम्स में बह जाता है, वाटर पॉल्यूट होगा। इंडस्ट्रीज का जो केमिकल्स वाला पानी है वो नदियों में बहाया जाता है, वाटर पॉल्यूट होगा। एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मिंग के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करा जाता है। वो जो खेत की मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, केमिकल से भरी हुई मिट्टी है। खेतों में पानी डाला जाता है या फिर बारिश जब आती है तो वो जो खेतों का पानी है वो कहां पर बह के जाता है, नदियों में बह के जाता है। और नदियों का पानी कैसा होता है, केमिकल से भरा हुआ बन जाता है। तो वही एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो एग्रीकल्चर यानी कि खेतों का पानी है जो इंसेक्टिसाइड से भरा हुआ है, पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर से भरा हुआ है, जब वो नदियों के अंदर जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है, तो उन्हें पॉल्यूट करता है। या फिर थर्मल पावर हाउसेस जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, वहां पर जो राख होती है, वो राख जब पानी में मिल जाती है और वो राख वाला पानी भी क्या करता है, पानी को पोल्यूट करता है। थर्मल पावर हाउस डिस्चार्जिंग एश मिक्स्ड विद वाटर। इन थर्मल पावर हाउसेस से जो पानी आता है, जो वेस्ट पानी आता है, उसके अंदर ऐश, राख भी मिक्स होती है। ये पानी भी हमारी वाटर बॉडीज को क्या करता है, पोल्यूट करता है। तो ये बच्चों बच्चों जैसा है, मन से भी लिख कर आ सकते हो यार इनके कॉजेस। लास्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में दो चीजें आती हैं, एक आते हैं हमारे सारे के सारे एनिमल्स और एक आते हैं हमारे सारे के सारे प्लांट्स। धीरे धीरे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं। आज बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स कैसे हैं, एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड मतलब ये खत्म होने की कगार पर है, कभी भी ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं अगर हमने इन्हें बचाया नहीं, इनकी रक्षा नहीं करी तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों खत्म होते जा रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो रहे हैं। कभी भी फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, क्यों लग जाती है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हमारी एक्टिविटीज की वजह से हम ऐसी गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है। कभी भी बड़े बड़े फॉरेस्ट में आग लग जाती है, आग लग जाएगी, सारे के सारे जानवर जल जाएंगे, तो एनिमल्स क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, सारे के सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं। और आपको पता है इंडिया के अंदर तो इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, हमारी कंट्री में इतनी सारी औषधियां हैं, जितने भी प्लांट्स हैं हमारी कंट्री में, उसमें से ये समझ लो 70-80 प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो औषधियां हैं, हर्ब्स हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। हम खुद फॉरेस्ट को कट करते हैं ताकि वहां पर कंपनी सेटअप करें, बिल्डिंग सेटअप करें लोगों के रहने के लिए। अगर हम
फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे तो ये बेचारे जानवर कहाँ रहेंगे, जानवर खत्म हो जाएंगे, ये एंडेंजर्ड है। तो हमारा इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें पेड़ काटने पड़ते हैं और फॉरेस्ट को खत्म करना पड़ता है। फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो बेचारे जानवर कहाँ रहेंगे। चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न बदलता जा रहा है। आज फॉरेस्ट को खत्म करा जा रहा है, फॉरेस्ट को खत्म करके वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग सेटअप करी जाती है। हमारा लैंड धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। इन सब की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं। अब देखो, एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट का नाम था लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट ने हमें बताया कि 12% ऑफ द वाइल्ड मैमल स्पीशीज, 12% मैमल्स जो है, मैमल्स मतलब वो एनिमल्स जो एग्स ले नहीं करते, जो डायरेक्ट बेबीज को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट बेबीज को जन्म देते हैं ना, एग्स ले नहीं करते, उन्हें मैमल्स बोला जाता है। 12% मैमल्स, 3% हमारी बर्ड्स और 19% एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग लैंड पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो हमारी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट का नाम था लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। उस रिपोर्ट ने बताया इंडिया के अंदर 12% तो वाइल्ड मैमल्स, 3% बर्ड्स और 19% एम्फीबियंस ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड मतलब खत्म होने की कगार पर हैं, ये कभी भी खत्म हो जाएंगे। जैसे हमारा एशियाटिक लायन ही होता है ना, या फिर एशियाटिक टाइगर है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये जैसे हो गया हमारा पोलर लेपर्ड हो गया, ये हमारा टाइगर हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, ये क्या है, एंडेंजर्ड है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, खत्म होने की कगार पर है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, हमारे इतने सारे प्लांट्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, हमारे एनिमल्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये भी एक ग्लोबल कंसर्न है। खत्म क्यों होते हैं, हम लोग पेड़ काट के फॉरेस्ट एरिया खत्म करते जा रहे हैं, या फिर आग लग जाती है तो खत्म हो जाते हैं, या फिर ये समझ सकते हो कि हम लोग जो इतनी ज्यादा हंटिंग करते हैं, इन्हें मारा जाता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। आजकल तो एनिमल्स को भी ट्रेड करा जाता है, एनिमल्स को बेचा जाता है ताकि उनके दांत यूज कर सके, उनके सींग यूज कर सके। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जाती है। अब लास्ट प्रॉब्लम आती है हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। भाई वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है कि हमारा एनवायरनमेंट अपने वेस्ट को अब्सॉर्ब कर सकता है। हम जो इतना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट उस वेस्ट को अब्सॉर्ब कर सकता है, वो इतना वेस्ट अब्सॉर्ब कर सकता है। बट हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वेस्ट जनरेट करा जाता है, इंडस्ट्रीज का इतना सारा वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, लेदर वेस्ट होता है, इतने सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, घर के अंदर हम खाना बनाते हैं, इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है, इतना सारा जो भी हम आइटम्स खरीद के लाते हैं उसके पॉलिथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये वेस्ट है। ये सारा वेस्ट कहाँ जाएगा? इस वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। हम उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर अगर वेस्ट जनरेट करेंगे तो ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। द अनप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप एंड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू मासिव प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। आज इतने ज्यादा शहरों पे शहर बसते जा रहे हैं, लोग गांव से शहरों के अंदर आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। ये एकदम अनप्लान्ड है, सोच समझ के नहीं है, और इसकी वजह से इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आती है वेस्ट मैनेजमेंट की। इट इज एस्टिमेटेड दैट वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम, आज की डेट में कितना वेस्ट हम जनरेट करते हैं, 64 से लेके 72 मिलियन टन वेस्ट हम आज की डेट में जनरेट करते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। बट अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज से 7-8 साल बाद में 2031 के अंदर ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। कितना वेस्ट जनरेट होगा? 125 मिलियन टन। कितना वेस्ट जनरेट होगा? 125 मिलियन टन। जो इतनी ज्यादा सिटीज एस्टैब्लिश हो रहे हैं, टाउन्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, बिल्डिंग्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, लोग गांव से शहरों में आने हैं, तो वेस्ट बढ़ता जा रहा है। आज इतना वेस्ट हम जनरेट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से हो रहा है, लेदर क्या हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे हम घरों के अंदर वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, रोड पर कचरा फेंक रहे हैं, इतना वेस्ट जनरेट करते हैं हम 64 से 72 मिलियन टन आज की डेट में। बट ऑलमोस्ट इसका डबल 125 मिलियन टन वेस्ट जनरेट करेंगे अंदाजे के हिसाब से बाय 2031, आज से 7-8 साल बाद में। और जितना भी वेस्ट जनरेट होता है ना, 64 से 72 मिलियन वेस्ट जनरेट होता है, इसमें से सिर्फ इतना ही कलेक्ट हो पाता है। सिर्फ कितना वेस्ट कलेक्ट हो पाता है? 43 मिलियन टन वेस्ट कलेक्ट हो पाता है, और इसमें से भी सिर्फ 11.9 मिलियन टन वेस्ट ही ऐसा है जो ट्रीट करा जा सकता है, जिसे आप ट्रीट कर सकते हो, जिसे खत्म कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो। जैसे सब्जियों का कचरा हो गया, उसे खत्म करा जा सकता है। अब वो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक इजीली खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसे जलाते हैं तो वो हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज
रिलीज करेगा, एयर पॉल्यूशन होगा। लेदर जलाओगे, हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होगी। यही रीजन है पॉलिथीन बैग्स बैन है, प्लास्टिक बैग्स जो है वो बैन है, क्योंकि अगर जानवर बेचारा खा जाएगा, ऐसे ही बाहर पड़ा है, तो जानवर का गला जो है वो चौक हो जाएगा, या फिर इनको आप इजीली खत्म भी नहीं कर सकते, डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। तो जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसमें से सिर्फ इतना ही कलेक्ट होता है, और उसमें से भी सिर्फ 11.9 मिलियन टन ही वेस्ट ऐसा है जिसे केमिकली ट्रीट करा जा सकता है, खत्म करा जा सकता है। बाकी का 31 मिलियन टन जो वेस्ट है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, कूड़े का ढेर जो पड़ा रहता है। लैंडफिल्स होती है, जो खाली एरिया होता है, वहां पर ऐसे ही कूड़े का ढेर पड़ा रहता है। कुछ हमारा एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ऐसे ही पड़ा है। हमारे एनवायरमेंट की भी तो एक कैपेसिटी है। तो यही बताया है कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, शहर बनते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो सॉलिड वेस्ट का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। आजकल हमारी गवर्नमेंट भी स्टेप्स लेने लगी है। जैसे अगर प्लास्टिक का कचरा है, सॉरी पेपर का कचरा है, तो आप ब्लू वाले बैग के अंदर डालोगे, ब्लू वाली बकेट के अंदर डालोगे, क्योंकि इसे ट्रीट करा जा सकता है, पेपर को खत्म करा जा सकता है, रिसाइकिल करा जा सकता है। अगर ग्लास का कचरा है, कांच की बोतल वगैरह है, तो उसे आप ग्रीन वाले के अंदर डालोगे, इसे रिसाइकिल कर सकते हैं, इससे कुछ और बनाया जा सकता है। प्लास्टिक का वेस्ट है, उसे येलो वाले में डालोगे, क्योंकि अगर प्लास्टिक को खत्म करना है, इसे अगर हम जलाएंगे तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, तो इसे अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है। मेटल का कचरा है, कैन वगैरह है, तो इसे रेड कलर के बॉक्स में डालोगे। तो इस तरह से वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जिन चीजों को डिकम्पोज करा जा सकता है, खत्म करा जा सकता है, उन्हें अलग बकेट में डालो, गीले कचरे को अलग डालो, सूखे कचरे को अलग डालो। तो इस तरह से प्रॉपर होना चाहिए। और अगर ये चीजें फॉलो नहीं करी जाती हैं, गीले कचरे को सूखे कचरे को मिक्स करा जाता है, तो देयर शुड बी बैन, उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो ये क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखा, इससे पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा, एक एयर पॉल्यूशन देखा, एक वाटर पॉल्यूशन देखा, एक देखा था डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, कि हमारा जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी डे बाय डे खत्म होती जा रही है। तो ये 5 मेजर कंसर्न है, 5 मेजर मुद्दे हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट हो, बिल्कुल डेवलपमेंट हो, बट हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हम सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दें, सारे कोल को खत्म कर दें, सारे पेट्रोल को खत्म कर दें, आने वाली जनरेशन को कुछ देकर ही ना जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हम हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं, एयर पोल्यूशन ना करें, वाटर पोल्यूशन ना करें, हम हमारे रिसोर्सेज को भी सोच समझ के यूज करें, उन्हें खत्म ना करें। तो डेवलपमेंट ऐसे हो कि हम आज प्रेजेंट की जनरेशन के बारे में तो सोच ही रहे हैं, हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचे कि यार हमें इन्हें भी कुछ देकर जाना है, हमें इनको एकदम साफ एनवायरमेंट देकर जाना है, पोल्यूटेड एनवायरमेंट देकर नहीं जाना, हमें हमारे रिसोर्सेज इनके लिए भी बचाने हैं। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के बारे में ही ना सोचे, हमारे बारे में ही ना सोचे, हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि इस तरह से डेवलपमेंट हो कि हम हमारे रिसोर्सेज को खत्म ना करें, हमें कोल बचाना है, हमें पेट्रोल बचाना है, हमें गोल्ड बचाना है, डायमंड बचाना है, सारी चीजें बतानी है, क्योंकि ये सिर्फ चीजें हमारी नहीं है ना, सिर्फ हमारा हक नहीं है इन पर, फ्यूचर जनरेशन का भी हक है। हमें तो ऐसे मानना चाहिए कि हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें हमारी फ्यूचर जनरेशन से बोरो करी है, हमारे बच्चों से हमने ये सारी चीजें बोरो करी है, हमें इनको ये सारी चीजें देकर जानी है। तो डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम हमारे सारे रिसोर्सेज को खत्म ना करें, आने वाली जनरेशन को भी हमें देकर जाना है, और हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हमें आने वाली जनरेशन को भी एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट देकर जाना है, साफ एनवायरमेंट देकर जाना है। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम हमारे बारे में भी सोच रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म नहीं कर रहे, इन्हें डिप्लीट नहीं कर रहे, इन्हें हार्म नहीं पहुंचा रहे, और अगर हम हमारे एनवायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचाए, इस तरह के डेवलपमेंट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम हमारी ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट में इतने बावड़े होते जा रहे हैं कि हम हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज करते हैं। कोल को खत्म करते जा रहे हैं, पेट्रोल को खत्म करते जा रहे हैं, गाड़ियां चला चला के, जैसे बस हमारा ही है, हमें इसे खत्म करना है, आने वाली जनरेशन को हमें कुछ देकर नहीं जाना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। हम हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इतने बावड़े हो गए हैं कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कोल, पेट्रोलियम वगैरह का बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, इन्हें खत्म करते जा रहे हैं। डाइवर्स क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लैंड विच लेड टू डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। अलग अलग तरह की क्रॉप्स लैंड पर ग्रो करी जाती हैं, ऐसी क्रॉप्स भी लैंड पर ग्रो करी जाती हैं जिनसे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी, हमारी सॉइल उपजाऊ नहीं रहेगी। आज हम तो मजे कर लेंगे, अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करेंगे, बट आने वाले बच्चों को क्या देकर जाएंगे? उन बच्चों के लिए तो हम उनको फर्टाइल लैंड ही नहीं देकर जाएंगे, उपजाऊ लैंड ही नहीं देकर जाएंगे, उन्हें तो हम बंजर जमीन देकर जाएंगे। बेचारे क्या क्रॉप्स उगाएंगे, क्या खाएंगे? एक्सेसिव माइनिंग ऑफ कोल, खुदाई करे जा रहे हैं, माइनिंग कोल करे जा रहे हैं ताकि कोल निकाल सके, आयरन निकाल सके, गोल्ड निकाल सके, सिल्वर निकाल सके, क्रूड
ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सके। मुझे बताओ सारा ही हम लोग निकाल लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बेचारे बच्चों को क्या देकर जाएंगे। सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होता है जब हम हमारे साथ में हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचे। स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स लेड टू एयर पॉल्यूशन। आज इतनी सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होती जा रही है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज खुल रही है, तो हम हमारे डेवलपमेंट के बारे में तो सोच रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि इन फैक्ट्रीज की वजह से कितना सारा स्मोक एमिट होता है, कितनी सारी हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होती हैं जो एयर पॉल्यूशन कर रही हैं। हम आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे, एक पॉल्यूटेड एयर देकर जाएंगे जो प्रॉपर चैन से सांस भी नहीं ले सकते। आज इतने सारे मोटर व्हीकल्स है, लोग गाड़ी चला रहे हैं, अनाप शनाप गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी हार्मफुल गैसेस, इतना सारा स्मोक रिलीज होता है जो एयर पॉल्यूशन करता है। तो इन सब चीजों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होता है जब हम आज के बारे में भी सोचें और कल के बारे में भी सोचें। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एन इमर्जिंग चैलेंज टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, एयर खराब हो रही है, वाटर खराब होता जा रहा है, सब कुछ तो खत्म कर रहे हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम खत्म कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके। अगर इसी तरह से हमारा एनवायरमेंट खत्म होता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, एक ऐसा डेवलपमेंट करें कि डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट के चक्कर में हम इतने अंधे ना हो कि हमारे सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दें और हमारे एनवायरमेंट को खत्म कर दें। डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम हमारे रिसोर्सेज को भी बचा के चले, हमारे एनवायरमेंट को भी हम रक्षा करें, इसे भी पॉल्यूट ना करें और आने वाली जनरेशन को भी कुछ ना कुछ हम देकर जाएं। अब एक लास्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, उसकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या है कि कैसे हो सकता है, स्ट्रैटेजीज का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कैसे सकता है। पहला है रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी के दो सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम सालों सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। हम एनर्जी के लिए कोल का यूज करते हैं, कोयले का, फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, इस तरह की चीजों को यूज करते हुए आ रहे हैं। ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, बट ये वो सोर्सेज हैं जो एक ना एक दिन खत्म होते जाएंगे। अगर हम ऐसे ही कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हुए जाएंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इन्हें बनने में समय लगता है, सालों साल लगते हैं, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से कोयला और पेट्रोल यूज करेंगे, एक ना एक दिन कोयला और पेट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन कैसे करोगे, कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस करनी है तो कोयला काम में आता है, अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है पेट्रोल काम में आता है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा, जब हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हटे और हम क्या यूज करने लगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे हम सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, सूरज की किरणें तो परमानेंट है, आज अगर सूरज की किरणें यूज कर लोगे तो खत्म थोड़ी ना हो जाएंगी, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। हम सनलाइट को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हम विंड को यूज कर सकते हैं, हम तेज हवाओं को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी को, जो टाइड्स की एनर्जी होती है उसे यूज कर सकते हैं। तो हम किस पर डिपेंडेंट हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं आज, जैसे थर्मल हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, हमारा कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, बट ये वो सारी चीजें हैं जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। और जब हम इन चीजों को यूज करते हैं ना, कोयला को, पेट्रोल को, तो जब इन्हें जलाया जाता है तो इनकी वजह से हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती है, जिन गैसेस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, जो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती है, हमने पहले पढ़ा था। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए, जैसे विंड एनर्जी को यूज करें, सोलर एनर्जी को यूज करें, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाए, इनसे प्रोडक्शन करा जाए। हालांकि थोड़ा समय लगेगा, हमारे पास में रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी भी नहीं है आज इतनी कि हम इन्हें यूज कर सकें, बट इंडिया के पास में बहुत सारी सनलाइट है, बहुत सारी विंड एनर्जी है, तो हमें इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये कभी खत्म भी नहीं होंगी। सेकेंड इज एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर तो एलपीजी यूज करा जाए, चूल्हा ना जलाया जाए, चूल्हे की बजाय एलपीजी यूज करी जाए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैसेस हम यूज करते हैं शहरों के अंदर वो यूज करी जानी चाहिए, क्योंकि कोयला जलाओगे तो कोयले की वजह से, अगर चूल्हा जलाओगे तो चूल्हे में कोयला यूज करते हैं ना, कोयले की वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो एनवायरमेंट को खराब करती हैं। और रूरल एरियाज के अंदर गोबर गैस को यूज करा जा सकता है, रूरल एरियाज के अंदर भी चूल्हा ना जला के गोबर गैस को यूज करा जाए, वो बेटर तरीका है। यूज ऑफ नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे
गाँव के अंदर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी को यूज करा जाता है, एनिमल वेस्ट को भी यूज करा जाता है, काऊ डंग वगैरह को, और एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी यूज करा जाता है। जब इन सारी चीजों को जलाया जाता है, लकड़ी को, कोयले को, एनिमल वेस्ट को, एग्रीकल्चरल वेस्ट को, तो इनकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होती है। ये होता है नॉन कमर्शियल सोर्सेज। तो इनकी बजाय क्या यूज करा जा सकता है? इनकी बजाय आप यूज कर सकते हो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो नॉर्मल गैस होती है, या फिर गोबर गैस। और इन सब चीजों का वही लिखा है, इन सब चीजों को जब जलाते हैं तो इसका एडवर्स इंप्लीकेशन होता है। अगर लकड़ियों से आप चूल्हा जला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पेड़ काटने होंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, रिडक्शन इन ग्रीन कवर, हमारी जो ग्रीनरी है वो कम होगी, पेड़ काटे जाएंगे। इन सब चीजों की वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, एयर पॉल्यूशन होता है। तो उसकी बजाय शहरों के अंदर तो एलपीजी यूज करी जाए जहां तक पॉसिबल है, और गांव के अंदर गोबर गैस यूज कर सकते हैं। और इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल भी दिया है उज्ज्वला योजना। हमारी सरकार एक योजना लेकर आई थी जिसका नाम था उज्ज्वला योजना। इसके अंदर हमारी सरकार ने जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब वो लोग जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर सकते, बेचारे गरीब लोग, उनको सरकार ने एलपीजी ऑफर करी थी, सब्सिडाइज रेट्स पर, आज भी करती है। उन्हें गैस ऑफर करी जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने के लिए, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पर। सब्सिडाइज्ड रेट पर मतलब कम रेट पर, सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी कि कम रेट्स पर, सस्ते में, ताकि वो लोग कोयले को यूज ना करें, लकड़ी को यूज ना करें, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होता है। थर्ड है सीएनजी इन अर्बन एरियाज। आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल को यूज ना करके सीएनजी को यूज करो ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो इतना सारा पेट्रोल यूज करा जाता है, उसकी वजह से इतना सारा स्मोक रिलीज होता है, वो एयर को खराब करता है, एयर पोल्यूशन करता है। तो उसकी बजाय क्या यूज करा जाए गाड़ी मोटर के अंदर? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और दिल्ली ने इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल दिया है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, तो दिल्ली ने एक एग्जांपल दिया है, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा सीएनजी का यूज होता है, पेट्रोल का यूज कम होता है गाड़ी मोटर चलाने के लिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का यूज ज्यादा होता है, जो कहीं ना कहीं कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है, कम स्मोक क्रिएट करती है, कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक अच्छा खासा स्टेप है। तो पहला क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करा जाए, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। दूसरा क्या है? शहरों के अंदर एलपीजी, गांवों के अंदर भी एलपीजी बट पॉसिबल नहीं है तो गोबर गैस का यूज करा जाए। इसमें उज्ज्वला योजना याद रखना, जिसके अंदर सरकार जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उन्हें सब्सिडाइज रेट्स पर एलपीजी देती है खाना बनाने के लिए। और शहरों के अंदर मोटर व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल का यूज कम करके, डीजल का यूज कम करके सीएनजी का यूज होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज होना चाहिए, जो एग्जाम्पल अच्छा खासा सेट करा है दिल्ली ने। फोर्थ इज विंड पावर का यूज करा जा सकता है, इस तरह के विंड मिल सेटअप करे जा सकते हैं। इन विंड मिल्स की जो ब्लेड्स होती हैं, ये ब्लेड्स क्या होती है? हवा के तेज बहाव की वजह से ये विंड्स जो होती है, ये जो ब्लेड्स हैं, ये घूमती हैं, और इसकी वजह से घूम घूम के कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करती है? रोटेशनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी। इस रोटेशनल एनर्जी को यूज करा जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। तो एक अच्छा खासा सोर्स है, कोई इसका नुकसान नहीं है। बस हाँ ये है, ये जो विंड मिल सेटअप करने की कॉस्ट शुरुआत में ज्यादा आती है, बट इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो खाली लैंड है वहां पर विंड मिल बना दो, इसकी जब तेज हवाएं चलेंगी, इसकी ब्लेड्स घूमेंगी, ब्लेड्स घूमने की वजह से रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। विंड पावर है कैन बी हार्नेस्ड विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इसका एनवायरमेंट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि शुरुआत में इसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट ज्यादा आती है, बट इसके फायदे हैं, ये वेलफेयर ओरिएंटेड है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब ये विंड टर्बाइंस घूमते हैं ना, जब ये ब्लेड्स घूमती है, तो उसकी वजह से रोटेशनल एनर्जी जनरेट होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है बिना किसी हार्मफुल गैसेस के, कोई हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होगी। फिफ्थ है, ऐसे ही सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। हमारे पास में तो इतनी सारी सनलाइट है, इतनी सारी सनलाइट है इंडिया के अंदर, अच्छा खासा सोर्स है। ऐसा भी नहीं है कि आज सनलाइट को यूज कर लोगे तो कल खत्म हो जाएगी, नॉन एग्जॉस्टेबल है ना, कभी खत्म नहीं होगा। तो एक तो नॉन एग्जॉस्टेबल है, यानी कि कभी खत्म नहीं होगी सनलाइट, प्लस एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सनलाइट को यूज करने से एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्यों कोल को यूज करो, क्यों पेट्रोल को यूज करो, सनलाइट को यूज करो। हाँ, बट ये मान सकते हैं कि आज हमारे पास में वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, आज हमारे पास में वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस सोलर एनर्जी को यूज करके इससे बिजली प्रोड्यूस कर सके, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। इस टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ही कहीं ना कहीं सोलर पावर प्लांट्स हमारी कंट्री में कम है। अगर हमारे पास में रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होती ना, तो हम आराम से सोलर एनर्जी से क्या बना लेते? बिजली बना लेते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते। बट हाँ, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, एक ग्रुप है जिसकी 123 कंट्रीज मेंबर्स हैं। ये क्या करता
है, अपनी कंट्रीज को हेल्प करता है कि सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सको। क्या? एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA। इसका काम क्या है? इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज है? 123 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ये अपनी कंट्रीज को हेल्प करता है कि ये जो कंट्रीज है, इंडिया भी इसकी एक मेंबर कंट्री है, कि ये कंट्री सोलर एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, ये इन्हें वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी देता है। तो आज इंडिया ने भी इसके साथ में, इंडिया भी इसकी मेंबर है और इंडिया इसको यूज करके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी अच्छा खासा तरीका है। सिक्स्थ है मिनी हाइडल प्लांट्स। छोटे छोटे से हाइडल प्लांट्स भी स्टैब्लिश करे जा सकते हैं। बड़े बड़े में डैम्स की यहाँ पर बात नहीं कर रही। देखो हाइडल प्लांट क्या है? छोटे से हाइडल प्लांट्स होते हैं। ये यहाँ पर रिवर है, रिवर का पानी यहाँ पर स्टोर होता है और जब पानी तेजी से नीचे आता है, इस तरह से ऊपर से नीचे आता है बहाव के साथ में, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी ब्लेड्स लगी हुई होती है, जैसे यहाँ पर विंडमिल में ब्लेड्स है ना, वैसे ही यहाँ पर भी ब्लेड्स लगी हुई होती है। सारी की सारी ब्लेड्स घूमती हैं, ब्लेड्स घूमती हैं, तो ब्लेड्स के घूमने की वजह से रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उससे क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। तो ये भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स है, माउंटेन्स के पास में बहुत सारी पेरेनियल स्ट्रीम्स होती हैं। माउंटेन्स में पता है ना, बहुत सारी पेरेनियल स्ट्रीम्स है। पेरेनियल स्ट्रीम्स मतलब वो नदियां, वो झरने जो थ्रू आउट द ईयर बहते हैं। ये वो नदियां हैं जो थ्रू आउट द ईयर बहती है। पेरेनियल स्ट्रीम्स मतलब ये वो नदियां हैं जो पूरे साल बहती हैं, कभी रुकती नहीं है। तो इन नदियों के यहाँ पर, इन स्ट्रीम्स के यहाँ पर ये मिनी हाइडल प्लांट्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ये नदी का पानी है, ये यहाँ पर स्टोर होता है और फिर स्टोर होकर ऊपर से तेजी से बहता हुआ आता है और नीचे इस तरह का टरबाइन है, इस तरह का कुछ होता है। ये सारी की सारी ब्लेड्स घूमती हैं, घूमने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस करी जा सकती है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करी जा सकती है कि वहां की लोकल डिमांड को पूरा करा जा सके, वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। क्योंकि एक बड़ा प्लांट नहीं होता, ये मिनी छोटा सा हाइडल प्लांट होता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ये बताया है किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, कि किस तरह से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं बिना हमारे रिसोर्सेज को खत्म करें, बिना हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं। सेवेंथ है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। हम ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर 15,000 फ्लोरल स्पीसीज हैं। फ्लोरल स्पीसीज मतलब हमारी कंट्री में 15,000 तरह के पेड़ पौधे हैं। 15,000 पेड़ पौधों में से 8,000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके पास में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। क्या समझे? हमारी कंट्री में 15,000 फ्लोरल स्पीसीज है, 15,000 तरह के पेड़ पौधे हैं, जिसमें से 8,000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जिनसे आप किसी भी घाव को सही कर सकते हो, किसी बीमारी को सही कर सकते हो। और हमारे बड़े बुजुर्ग यही करते थे, वो बात बात में डॉक्टर के नहीं भागते थे, वो इन सब चीजों का यूज करते थे, इन जड़ी बूटियों का ही। तो क्यों ना हमें भी वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पेड़ों को रक्षा करेंगे, हम इन मेडिसिनल प्लांट्स को और ज्यादा ग्रो करेंगे, हम इन्हें काटेंगे नहीं, हम इनकी रक्षा करेंगे। क्योंकि हमारे मन में ये रहेगा, यार ये औषधियां हैं, इनसे किसी बीमारी को करा जा सकता है और अपने आप हमारी बायोडाइवर्सिटी की रक्षा होगी, हमारे पेड़ों की रक्षा होगी, हमारे एनिमल्स की रक्षा होगी। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो थी वो सस्टेनेबल थी। जो पुराने बड़े बुजुर्ग हमारे फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करते थे वो सस्टेनेबल थी, वो ऐसी थी जिससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता था। तभी तो आज हम इतने सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्यूचर जनरेशन को, यानी कि हमें, वो रिसोर्सेज दिए हैं। उन्होंने खुद ने सारे रिसोर्सेज खत्म नहीं करे। उनके तरीके भी इनोवेटिव थे, कुछ नया नया वो करते थे और उनके तरीके एनवायरमेंट फ्रेंडली थे। उनके तरीकों की वजह से हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता था। वो कोई भी बीमारी हो जाती थी तो इन मेडिसिनल प्लांट से उन बीमारियों को सही करते थे, इन प्लांट्स की रक्षा करते थे। जैसे चिपको आंदोलन हुआ था, आपीको आंदोलन हुआ था, जब लोगों ने पेड़ काटना शुरू करा था तो लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया था कि पेड़ों को अगर काटोगे तो हमें भी साथ में काट दो। तो पेड़ों के प्रति कितना प्यार था। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से एनवायरमेंट की रक्षा होती थी। तो हमें भी ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। 8 इज बायो कंपोस्टिंग। बायो कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? खाद बनाना। खाद कैसे बनाना? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, एनिमल्स का वेस्ट वगैरह हो गया या जो भी वेस्ट हो गया, प्लांट्स का जो वेस्ट हो गया, हमारे खाने पीने का जो वेस्ट हो गया, इस वेस्ट को आप कंपोस्ट कर सकते हो, इस वेस्ट को आप खत्म कर सकते हो। इस वेस्ट से खाद बनाई जा सकती है। कैसे? कुछ अर्थवॉर्म्स होते हैं, कुछ वॉर्म्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये जो वेस्ट होता है, इस वेस्ट को खाद में कन्वर्ट करा जा सकता है। इसे बोला जाता है बायो कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं? बायो कंपोस्टिंग। कंट्री में ग्रीन इवोल्यूशन हुआ। ग्रीन इवोल्यूशन मतलब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इतना शानदार बढ़ा। उसके बाद में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी बढ़ गया कि
भाई अगर आपको HYV सीड्स यूज करने हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज करे गए थे, तो उनके साथ में केमिकल खाद भी यूज करी जाएगी। और केमिकल खाद क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे धीरे खत्म करती है। दिस हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जिसकी वजह से हमारा लैंड खराब हो गया। आज हमारी जो सरकार है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है कि फार्मिंग करने के लिए आप ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करो, आप काउ डंग को यूज करो, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, डंग होता है, आप प्लांट वेस्ट यूज करो, आप घर का जो खाने वाला वेस्ट होता है उसे एज अ खाद यूज करो। फार्मर्स को वर्मी कंपोस्टिंग सिखाई जा रही है कि किस तरह से वो जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, सब्जियों का जो छिलका है, उसे खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं अर्थवॉर्म्स की हेल्प से। वॉर्म्स जानते हो ना, उनकी हेल्प से। इसे बोला जाता है बायो कंपोस्टिंग। ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज धीरे धीरे कम होगा, विच इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। और लास्ट है बायो पेस्ट कंट्रोल। आजकल क्या होता है, अगर क्रॉप्स में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो क्या डाला जाता है, पेस्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स लग रहे हैं तो क्या डाला जाएगा, इंसेक्टिसाइड। सारी केमिकल चीजें हैं, सारी केमिकल चीजें कुछ टाइम के लिए तो अच्छा है, बट धीरे धीरे हमारी लैंड की फर्टिलिटी को खराब करती है। ये केमिकल से भरा हुआ पानी नदियों के अंदर जाता है, रिवर वाटर को पोल्यूट करता है। तो इसकी बजाय हम नीम को यूज करें यार, ये बायोपेस्ट कितना अच्छा है। नेचर ने हमें नीम दिया है, नीम के अंदर पता है ना कितनी सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। नीम के फेस वॉश भी आते हैं, क्रीम भी आती है। तो उस नीम से भी हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का काम कर सकते हैं। यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स ने क्या कर दिया है, हमारी सॉइल को खराब करा है, ग्राउंड वाटर को खराब करा है, क्योंकि वो केमिकल से भरा हुआ पानी धीरे धीरे ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड वाटर खराब होता है। फूड प्रोडक्ट्स तो खराब होते ही है, केमिकल्स वाला फूड है, अच्छा थोड़ी ना होता है। सेवरल टाइप्स ऑफ पेस्ट केमिकल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इसी तरह से हम बहुत सारे पेस्ट केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नीम के पेड़ से, एंड देयर यूज इज बीइंग एनकरेज्ड। और इसी नीम के यूज को एनकरेज करना चाहिए, ताकि हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज ना करके नीम का यूज करके अपनी क्रॉप से इंसेक्ट्स भगा सके, पेस्ट भगा सके। इससे हमारा एनवायरमेंट की भी रक्षा होगी, हमारा लैंड भी खराब नहीं होगा, ग्राउंड वाटर भी खराब नहीं होगा, नदियों के अंदर कोई केमिकल वाला पानी भी नहीं जाएगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करो, अपने आप ही कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए एक क्रॉप ग्रो करी, फिर उसी पीस ऑफ लैंड पर दूसरी क्रॉप ग्रो करी, फिर उसी पीस ऑफ लैंड पर दोबारा पहले वाली क्रॉप ग्रो करी, फिर उसी पीस ऑफ लैंड पर दोबारा सेकंड वाली क्रॉप ग्रो करी। तो एक ही लैंड पर बदली बदली करके हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी क्रॉप्स के अंदर इंसेक्ट्स और पेस्ट, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितनी स्ट्रेटेजीज थी, 9 स्ट्रेटेजीज थी। एटलीस्ट 9 के अंदर से आपको 6 से 7 तो याद करनी है, बट मतलब सबका पता होना चाहिए, क्योंकि कोई सी भी इंडिविजुअली एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब एक छोटा सा टॉपिक है चिपको मूवमेंट और आपिको मूवमेंट। कुछ ही नहीं था इस मूवमेंट के अंदर, जब सरकार ने कमर्शियल पर्पसेस के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, घर वर सेटअप करने के लिए पेड़ काटना चालू करा था, तब लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया था। ये था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कहां हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था 1973 के अंदर। और इसी से इंस्पायर होकर ऐसा ही एक मूवमेंट कर्नाटका में भी हुआ था, जिसे बोला गया आपिको मूवमेंट। ये हुआ था 1983 में। सबसे पहले चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड के अंदर 1973 में, और इसी से इंस्पायर होकर कर्नाटका में अगेन ये मूवमेंट हुआ, जिसका नाम था आपिको मूवमेंट 1983 में। दोनों ही चिपको और आपिको का मतलब होता है हक करना। लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया था जब सरकार पेड़ों को काट रही थी। चिपको मूवमेंट की शुरुआत जो उत्तराखंड में हुआ था, इसकी शुरुआत करी थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहां पर, घरवाल फॉरेस्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। लोगों को मना करा था, सरकार को मना करा था पेड़ काटने से। जब सरकार पेड़ को काट रही थी, तब लोगों ने इस तरह से पेड़ों को हक कर लिया था। द मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट एंड द विलेजर्स हग्ड ट्रीज टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड। लोगों ने पेड़ों को हक करा था ताकि सरकार उन पेड़ों को काटे नहीं। इसी से इंस्पायर होकर एक मूवमेंट और हुआ, आपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। द विलेजर्स अराउंड द सलखानी फॉरेस्ट इन सिरसी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के ही सिरसी डिस्ट्रिक्ट में एक सलखानी फॉरेस्ट है, इसके अंदर भी लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया था ताकि सरकार पेड़ों को काटे नहीं, लोग पेड़ों को ना काटे, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, बिल्डिंग सेटअप करने के लिए, या फिर ऑफिसेस, कंपनी सेटअप करने के लिए। और इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, अब कभी भी अगर पेड़ काटे जाते हैं तो पहले लोकल पीपल जो हैं, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनसे कंसल्ट करा जाता है। उनसे कंसल्ट करे बिना पेड़ नहीं काटे जाते। दूसरी चीज क्या हुई कि अगर कोई भी पेड़ किसी वाटर बॉडी के पास में है, किसी रिवर, किसी पॉन्ड्स, किसी लेक्स के 100 मीटर के अगर दायरे के अंदर है, 100 मीटर के अंदर दायरे के अंदर है, अगर कोई भी पेड़ किसी वाटर बॉडी के 100 मीटर के दायरे के अंदर है, तो आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है, सॉइल को बांध के रखता है। अगर आप पेड़ काट दोगे तो सॉइल इधर उधर बिखर जाएगी, और वो जो सॉइल है वो कहां पर बह के चले जाएगी, नदियों में बह के चले जाएगी। तो ट्रीज विद इन 100 मीटर्स ऑफ वाटर सोर्स, अगर वाटर सोर्स के 100 मीटर के दायरे में कोई पेड़ है तो आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। और अगर कोई पेड़ इस तरह से हाइट पर है, ये हाइट है 30 डिग्री की हाइट पर है, 30 डिग्री की हाइट पर अगर कोई पेड़ है तो आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। ऑब्वियस सी बात है, पेड़ सॉइल को बांध के रखता है। अगर इस पेड़ को काट दोगे तो सॉइल नीचे आ जाएगी और लैंडस्लाइड्स हो सकती है, लोगों की जानें जा सकती है।
तो ये था चिपको मूवमेंट एंड आपिको मूवमेंट। अब लास्ट में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, इन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन शील्ड इज एक्यूरेट। ओजोन लेयर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इज आपिको मूवमेंट टुक प्लेस इन। आपिको मूवमेंट कहां पर हुआ था, कौन सी स्टेट में हुआ था। उज्ज्वला योजना का फोकस क्या है, ये किसके यूज को प्रमोट करती है, ये भी मैंने बताया था। और लास्ट है मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज बताओ। दो मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज, मैंने आपको 5 बताए थे, बट मैंने बोला भी था अगर एग्जाम में 2 लिखने को आते हैं तो कौन कौन से 2 लिखकर आओगे, मैंने साइड में लिखकर बताया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज हम लोगों ने हमारा एनवायरमेंट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ में आपके इंडियन इको के सारे वन शॉट्स कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।